वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका द स्टडी के इस शानदार प्लेटफॉर्म पर। मैं डॉक्टर संजन कुमार बेहद स्वागत करता हूं आपका यूपीपीसीएस मेंस हिस्ट्री ऑप्शनल की इस क्लास में, जो मणिकांत सर के निर्देशन में मेरे द्वारा चलाया जा रहा है। मुझे आप जानते हैं, मेरा नाम डॉक्टर संजन कुमार हुआ। पहले भी मैंने यूपीपीसीएस के लिए जो रणनीति आपको बताए थे, उस क्लास से आप रूबरू हो चुके होंगे। आपने उस क्लास को देखा होगा, मैं आशा करता हूं, आज की क्लास में आने से पहले, क्योंकि वह क्लास आपके लिए इसलिए दिया गया था ताकि आप पूरी योजना को समझ पाएं। और वहां पर मैंने प्रयास यह किया था कि आपको बताऊं कि जो प्रश्न पूछने का तरीका होता है वह किस प्रकार का होता है और किस प्रकार से वहां पर हमें टैकल करने की आवश्यकता होती है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो यूपीएससी और यूपीपीसीएस साथ लेकर के चलते हैं, और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो केवल यूपीपीसीएस को टारगेट करके उन्होंने एग्जाम देने की सोची हुई होती है। उनको लगता है कि पहले यूपीपीसीएस हो जाए फिर यूपीएससी देंगे, या यूपीएससी का एज खत्म हो गया है तो केवल यूपीपीसीएस का ही ऑप्शन बचा हुआ है। तो मेरा अनुरोध होगा उन सभी बच्चों से जो कि क्लास में जुड़ चुके हैं, जुड़ने का मतलब है जिन्होंने एडमिशन ले लिया है, और जिन्होंने एडमिशन नहीं लिया है मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि आज लेक्चर नंबर 1 होगा। और जो बच्चे अपेक्षा रख रहे थे कि यह क्लास एप्लीकेशन पर होना है, उनके लिए सूचित कर दूं, 3 क्लास आपकी यहीं पर होगी, सबके साथ होगी। और आफ्टर 3 क्लास हम लोग एप्लीकेशन पर शिफ्ट कर जाएंगे, जो कि आप अच्छे से वहां पर पढ़ पाएंगे, और जिस प्रकार से पढ़ते हैं वह आपको सारी सुविधाएं वहां पर मिलती चली जाएंगी। लेकिन 3 क्लास हम लोग एक प्रकार से कहें तो डेमो लेक्चर के तौर पर भी इसको होता है कि जिन बच्चों को भी विश्वास नहीं होता है कि क्या करना है नहीं करना है, डायलेमा में रहते हैं कि एडमिशन लेना है या नहीं लेना है, मेरे लिए फ़ायदेमंद होगा या नहीं होगा, उनके लिए विशेष तौर पर 2-3 क्लास हम लोग रखते हैं। जो भी बच्चे लाइव जुड़ेंगे और जो बच्चे बाद में इस रिकॉर्डेड वीडियो को सुनेंगे, दोनों को मैं संबोधित करना चाहता हूँ। जो लेक्चर आपका यह है, और वह भी स्पेशलाइज तरीके से यूपीपीसीएस के लिए लेक्चर प्लान किया गया है, उसका मकसद यह है एकमात्र कि आपको उस एग्जाम के लिए सरलता से तैयार किया जाए। सरलता से का मतलब है कि आप बहुत सारे परीक्षा के पैटर्न में उलझे रहते हैं। देखेंगे कि मोटे तौर पर आपको यूपीएससी और यूपीपीसीएस के सिलेबस में समानता दिखाई देगी मोट ऊपर के तौर पर, लेकिन जब गहराई से आप देखेंगे तो दोनों के प्रश्नों में आपको असमानता भी दिखाई देगी। हाल के दिनों में एक बहुत ही विडंबना सी हो गई है, जहां पर हमने एक शब्द जो 4 शब्दों से मिला हुआ है उसको बड़े जोर शोर से उछलते हुए देखा है, जिसको कहते हैं फ्री, FREE, फ्री। फ्री फ्री आप जहां पर लिखा हुआ है उसके आगे फ्री लिखा हुआ है। ये विडंबना मैं यह कहना चाहूंगा कि अगर मैं कोई एक सब्जेक्ट आपको फ्री पढ़ा भी देता हूं तो क्या उससे आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो पाएगा? इस बात पर आप विचार कीजिएगा। जब तक आप निश्चित रूप से सिलेबस के साथ, संपूर्ण सिलेबस के साथ अपने आप को तैयार नहीं करेंगे, तब तक सफलता आपकी सुनिश्चित नहीं हो पाती है। खास करके वैसे एग्जाम में जहां की मुख्य परीक्षा का रोल सबसे ज्यादा हो जाता है, जिसके नंबर के आधार पर ही आप इंटरव्यू के नंबर को घटा बढ़ा सकते हैं, या अगर कम ज्यादा आया तो उसको बैलेंस किया जा सकता है। तो वहां पर आपको मुख्य परीक्षा में बेहतर मार्क्स प्राप्त करने की आवश्यकता होती है, और मुख्य परीक्षा में अगर बेहतर मार्क्स प्राप्त करेंगे, इसका मतलब होगा कि आप बहुत अच्छा कॉपी लिख पा रहे होंगे। मैंने यूपीपीसीएस के दौरान, यानी इसकी मैं जब आपके लिए क्लास तैयार कर रहा था, उस दौरान मैंने महसूस किया, और जो और भी बच्चों का कॉपी मैंने लगातार देखा है जो यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे होते हैं, उस दौरान मैंने महसूस किया कि अधिकांश बच्चों के साथ दिक्कत क्या हो जाती है कि वह अभी भी जीएस के मोड से बाहर नहीं निकल पाते। वो जब क्वेश्चन लिखना शुरू करेंगे, जैसे यूपीपीसीएस में आप देखेंगे कि एक लिमिटेड दायरा ही होता है शब्दों का, अनलिमिटेड नहीं होता है कि आप 1000 शब्दों में क्वेश्चन नहीं लिख सकते। 150 से 200 250 शब्दों में ही आपको मैक्सिमम क्वेश्चन लिखने होते हैं। जब लिमिटेड दायरे में आप क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन को लिखते हैं, तो आपके लिए समस्या होती है कि किस प्रकार से सभी फैक्ट्स या कॉन्सेप्ट को साथ लेकर के चला जाए। या तो आपने पूरी कहानी लिख दी, या केवल कॉन्सेप्ट लिख दिया, या केवल फैक्ट्स लिख दिया, और बातें एक तरह से अनबैलेंस्ड हो जाती है। नंबर हमें नहीं आता है, जबकि लगता है कि मैंने सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके अपना काम चला लिया है, सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट मैंने कर लिया है। जब एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आते हैं तो आप पसीना पूछते हुए आते हैं कि चलो ये पेपर मेरा बढ़िया हो गया। अभी तो मैं फिलहाल आपको सभी पेपर में सहायता नहीं कर पाऊंगा या कर पा रहा हूं। अभी जो शुरुआत आपकी हो रही है वह 400 नंबर के लिए हो रही है, जो ऑप्शनल पेपर है हिस्ट्री का। और अगर इसकी तैयारी करते हैं तो फर्स्ट पेपर का जो फर्स्ट पार्ट है हिस्ट्री एंड कल्चर का, वह भी आपका तैयार हो जाना है साथ में ही। मुझे लगता है कि उसके लिए अलग से आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी यूपीपीसीएस के लिए।
आप यकीन करिएगा, क्लास को आगे बढ़ने दीजिए। आज तो पहली क्लास है। आज मैं थोड़ा सा थोड़ी जो बातें कर रहा हूँ वो इंट्रोडक्शन के तौर पर भी आपसे बात हो पा रही है, लेकिन जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ती जाएगी, एक एक सिलेबस को जो भी प्रश्न आज तक पूछे गए हैं उसको मैं उसी के अनुरूप आपके लिए ढालता चला जाऊंगा। पढ़ाने का जो तरीका होगा उसमें दोनों को शामिल किया जाएगा। मैंने पहले ही कहा था, अगर डिस्क्रिप्टिव पार्ट यानी डिस्कशन का पार्ट कहीं पर आता है उसको मैं इस बोर्ड पर लिख करके दे दूंगा और आप मेरे साथ ही लिखते चले जाइएगा। मेरे साथ अगर जो बच्चे लाइव जुड़ रहे हैं उनके लिए फर्ज बनता है कि वह साथ ही साथ लिखते जाए। अगर यह प्रक्रिया आपने अपनाई तो साथ ही साथ नोट्स भी बनेगा और यहां मैं शब्दशः यानी जो शब्द मैं लिखा रहूंगा उन शब्दों का अर्थ मैं स्पष्ट करता हुआ आपको चलूंगा। तो मुझे लगता है कि दोबारा जब रिवीजन करने लगेंगे वैसे नोट्स का जिसको कि आपने शब्दशः समझा हुआ है और अपने हाथों से लिखा हुआ है, तो दोबारा रिवीजन करने में आपको तनिक भी परेशानी नहीं होगी। और हर चैप्टर के साथ आफ्टर दैट जितने भी क्वेश्चन आपके बनते हैं जो प्रीवियस ईयर के हैं वो तो रहेंगे, और कुछ क्वेश्चन मैं अलग से बना करके आपको दे दूंगा अगर मुझे प्रासंगिक लगता है तो मैं आज शुरू करूंगा आपके लिए और दिखाऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक आपके लिए आज कवर किए जाएंगे या आज से कवर करने की शुरुआत कर दी जाएगी। हो सकता है कि आपसे बातचीत करने के क्रम में समय थोड़ा सा ज्यादा लगे, क्योंकि उद्देश्य तो यही है कि आपके लिए इस पढ़ाई के झंझट को धीरे धीरे मिनिमाइज किया जाए। अधिकांश बच्चे जो पिछले 2 साल या 3 साल में 2018 के बाद मैंने देखा है कि जो बच्चे ऑनलाइन के पैटर्न में जुड़े हुए हैं उन्होंने लगातार मुझे लगता है कि 10 बार से ज्यादा रिवीजन कर लिया होगा और फिर भी एक्यूरेसी नहीं आ पाई, परफेक्शन नहीं आ पाया। ऐसा क्यों हो रहा है? इसलिए कि आप जब रिवीजन करते हैं तो उसको समझ करके रिवीजन नहीं करते हैं। और जब वो मैंने फ्री वाला क्लास जो बताया कि जहां पर फ्री क्लास मिल रहा है उस क्लास के साथ आप जुड़ जाते हैं, चैट भी करते हैं, तो बहुत मजा आता है चैट करने में। चैट करने वाला से ज्यादा आनंद तो मुझे लगता है कि बच्चों को किसी में आता नहीं होगा, क्योंकि अगर आपको पढ़ने के लिए मैं देखता हूं तो इतना लंबा लंबा सा चैट करके आप भेज देते हैं, तो इसका मतलब है कि आप जब चैट कर रहे होते तो मेरी बातें आपके दिमाग तक नहीं जा रही होती है, इसे आप नजरअंदाज कर रहे होते हैं। मैं यहां पर प्रयास करूंगा कि आपको लिखाता हुआ चलूं और आपसे बीच बीच में कुछ सवाल भी पूछता चलूं, क्योंकि आपने जीएस में भी इतिहास विषय को पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा है, ध्यान रखिएगा इस बात को कि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो फ्रेशर होंगे, 2024 के लिए 25 के लिए आज आ रहे हैं क्लास में और वो इतिहास विषय से ही अपनी पढ़ाई की शुरुआत करते हैं। मे भी पॉसिबल कैसे भी बच्चे हों क्लास में, लेकिन मेरा उद्देश्य ये होगा कि मैं उन बच्चों को भी साथ लेकर के चलूं। अगर वैसे बच्चे हैं तो मुझे पर्सनली बताएंगे कि मुझे पर्टिकुलर ये दिक्कत हो रही है समझने में, तो मैं चाहूंगा कि कुछ बुक्स या एनसीईआरटी वगैरह की कुछ किताबें आपको प्रिस्क्राइब कर दूं ताकि मेरे साथ ही आप पढ़ते चले। और अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत रह जाती है तो मैं कॉल के माध्यम से आपसे बात करूं और आपको बताने की कोशिश करूं कि आपके पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए। यानी पूरा 24/7 जो मैंने एक कमिटमेंट किया था कि 24/7 आपके लिए मैं उपलब्ध रहूंगा आपके कोर्स के साथ। इसका मतलब होगा कि आफ्टर क्लास भी मैं अवेलेबल रहूंगा। कुछ बच्चों ने यह सवाल किया था कि अगर मैं लाइव क्लास नहीं देखता हूं तो उसके बाद, तो वहां पर आपके लिए रिकॉर्डेड क्लास रखी हुई होती है और उसके बावजूद भी मैं भी तो हाजिर होता हूं आपकी सेवा के लिए। जब आप मुझे खोजना चाहेंगे तो मैं वहां पर ऑलवेज उपस्थित होऊंगा। आप मेरे जो स्लाइड मेरे द्वारा दिए जा रहे हैं उसको आप अक्षरशः पढ़ेंगे, लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, ताकि आपको दूसरे किताबों के पढ़ने के झंझट से मुक्ति दिलाई जा सके। 2-4 क्लास होते होते आप कंफर्ट हो जाएंगे, आपको पता चल जाएगा कि अच्छा ये पैटर्न है और इतने सरल तरीके से इसे समझाया भी जा सकता है। उद्देश्य यह होगा कि अगर आप समझ लेंगे तो आप बहुत बेहतर तरीके से लिख पाएंगे, लेकिन लिखने की प्रक्रिया एक बार में फिर भी पूरी नहीं होगी, आपको बार बार यहां पर प्रयास करना होगा। जब आप एडमिशन लेते हैं तो सबसे पहले यही पूछते हैं कि क्या टेस्ट होगा, क्या टेस्ट नहीं होगा। लेकिन यहां पर मैं आपको ब्लेम करना चाहूंगा कि आप जब यह पूछते हैं तो उसके बाद यह पूछना भूल जाते हैं और जब टेस्ट होता है तो आप अवेलेबल नहीं होते हैं बड़ी संख्या में। और मैंने देखा है कि मुश्किल से 25% या 30-40% के आसपास ही बच्चे कंटिन्यू टेस्ट दे पाते हैं। बाकी सभी बच्चों को लगता है कि एक बार रिवीजन कर लेंगे उसके बाद फिर टेस्ट देंगे। एकदम अच्छे अच्छे बच्चों की भी बात कर रहा हूं। ऐसा आप लोग मत कीजिएगा, आप लोग मेरे साथ टेस्ट देते रहिएगा ताकि मैं जान पाऊं कि जो मैंने शब्द आपके लिए छोड़े हुए हैं क्या वह शब्द उन शब्दों को आप यूटिलाइज कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं।
अभी मैं आपका चैट देखूंगा और फिर मैं कोर्स पर आऊंगा, जो भी इंट्रोडक्शन देना था उसके बाद में इस कोर्स पर आऊंगा कि आज जो सिलेबस कवर किया जाना है उनमें कौन कौन से टॉपिक होंगे और उसके आधार पर आज तक कितने प्रश्न पूछे गए हैं और उसका हमारे लिए टेक्स्ट क्या होगा, किस प्रकार से वैसे क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। और आप अपना कॉपी बना करके रख लीजिएगा। जब मेरे क्लास में आप जुड़ते हैं, जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं, मान के चलता हूं कि सभी बच्चे अब लंबे समय तक कम से कम 5 to 6 मंथ मेरे साथ जुड़े रहेंगे, तो आपको 3-4 कॉपी तो यहां पर चाहिए ही चाहिए होगा मेरे साथ। तो आप मोटी मोटी कॉपी जो आती है ना स्पाइरल वाली, वो एक रख लीजिएगा। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत और विश्व इतिहास, 4 कॉपी आपको चाहिए होगा। मेरे साथ नोट्स बनाते चलिएगा। अगर आपको नोट्स बनाने में कोई दिक्कत होती है तो मुझे आप इन्फॉर्म करिएगा। मैं डेली बाय डेली ये जो पीपीटी मैं आपको दिखा रहा हूं या जो मैं हैंड रिटन आपको दूंगा वह आपके एप्लीकेशन पर अपलोड हो जाया करेगा। और अगर किसी बच्चे का छूट जाता है तो वहां से भी आप बना सकते हैं, लेकिन प्रायोरिटी आप उसको मत दीजिएगा, प्रायोरिटी दीजिएगा मेरे साथ लिखने का, क्योंकि मैं इतना समय दूंगा आपको कि आप मेरे द्वारा लिखी हुई बातों को आप पढ़ सके। दूसरी बात और कि अगर मैं लिख रहा होता हूं और आपको लगता है कि उस लिखावट में थोड़े थोड़े अस्पष्टता है तो उसको आप भूल जाएंगे, क्योंकि मैं लिखते वक्त बोलता जाऊंगा तो मैं जो बोलूंगा लिख दूंगा उस शब्द को का मैं उच्चारण भी करूंगा। इसका मतलब है कि जो मैं उच्चारण कर रहा हूंगा उसे आप लिख सकते हैं। अगर यहां पर अस्पष्टता हो भी जाती है तो उससे आपको परेशानी नहीं होगी। शुरुआत करेंगे, धीरे धीरे आप यूज्ड टू हो जाएंगे, क्योंकि सभी बच्चे इसी प्रकार से चल ही रहे। एक बार मैं देख लेता हूं कि कितने बच्चे यहां पर जुड़े हुए हैं और सभी का मैं स्वागत करते हुए फिर क्लास की शुरुआत करता हूं। ठीक है, बीएन चौधरी, नेहा कुमारी, विशाल और अविनाश सेन और विजय लक्ष्मी राय। ठीक है, यूपीपीसीएस के लिए ये आपके लिए मेरे द्वारा डॉक्टर संजन कुमार के द्वारा यह क्लास आपको संचालित की जाएगी। सुरभि पांडे, चलिए, अनुज द्विवेदी, रश्मि। चलिए, यहां पर मैं आशा करता हूं कि सभी बच्चों ने मेरी बात को समझ लिया होगा और मैं अब आपको थोड़ा सा वो पीपीटी दिखाना चाहूंगा जो मैंने आपके लिए खास करके उस सेक्शन के लिए बनाया हुआ है, जिसमें कि मैं बता सकूं कि जो आपका परीक्षा का पैटर्न है वो कैसा है और उस पैटर्न के आधार पर पहला टॉपिक अपना ऑप्शनल में क्या होने वाला है। मैं मान के चलता हूं कि आप सभी बच्चे पहले भी जुड़ चुके हैं, लेकिन एक दो स्लाइड मैंने इसलिए रख लिया है साथ में ताकि जिन बच्चों को यहां पर दिक्कत हो रही होगी समझने में वो भी इसे समझ पाए। यहां मैंने आपके लिए बनाया है यह कि पीपीटी के माध्यम से यहां मैंने आपके लिए बनाया है कि आपको देखना होगा कि भारतीय इतिहास के सिलेबस में 2 प्रश्न होते हैं जिसमें कुल 400 अंक होते हैं। बहुत ज्यादा नहीं रुकेंगे क्योंकि इस पर पहले भी बात हो चुकी है। प्रथम प्रश्न पत्र में प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत, सेकंड में आपको आधुनिक और विश्व इतिहास शामिल होता है। मैंने लिख करके आपको समझाया हुआ है तो कोई चिंता की बात नहीं है। और जहां तक प्रश्न पूछने की बात है, प्रत्येक प्रश्न में कुल 8 प्रश्न पत्र में 8 प्रश्नों में से कुल 5 प्रश्न लिखने होते हैं, जो कि 4-4 प्रश्नों के 2 भागों में बटा हुआ होता है। यानी एक पेपर में 2 भाग है, प्राचीन भारत है, मध्यकालीन भारत है। तो प्राचीन भारत से आपको 4 सवाल पूछे जाएंगे, मध्यकालीन भारत से 4 सवाल पूछे जाएंगे, लेकिन दोनों मिलाकर के केवल 5 प्रश्न ही आपको लिखना है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि यहां पर अनिवार्यता है कि पहला और 5वां प्रश्न आपको लिखना ही पड़ेगा, बाकी चेंज आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहां पर देखेंगे या इसके बाद कि आपको जो देखना चाहिए या समझना चाहिए, क्योंकि क्लास शुरू कर रहे हैं तो यहां मैं इंट्रोडक्शन आपको औपचारिक रूप से दे रहा हूं ताकि आप समझ पाएं पूरी तरह से बातों को। यहां पर देखेंगे, यहां ध्यान रखने वाली बात होगी कि यूपीएससी की तरह यूपीपीसीएस में 1 और 5वें प्रश्न को लिखना अनिवार्य बनाया गया है। यानी 4 प्रश्न आपका आ जाता है एंशिएंट में, 4 प्रश्न मेडिवल में। यानी 4 प्रश्न में एंशिएंट के पहला जो प्रश्न होगा वह इंपॉर्टेंट होगा और मेडिवल वाले खंड में जो 5वां प्रश्न होगा वह आपको इंपॉर्टेंट होगा, यानी कंपलसरी होगा, इंपॉर्टेंट नहीं कंपलसरी होगा। और इसके बाद आप अन्य 3 क्वेश्चन को लिखें। 2 क्वेश्चन हो गया, 3 क्वेश्चन आप कहीं भी चुन करके लिख सकते हैं, आपके लिए स्वतंत्रता हो जाएगी। यहां पर क्या होगा, यहां केवल यह अपेक्षा रखी जाती है कि छात्र एक खंड से केवल 2 प्रश्न लिखेंगे, यानी किसी भी एक खंड से कम 2 प्रश्न और किसी एक खंड से 3 प्रश्न आपको लिखने चाहिए। यह सामान्य सी बात है, मैंने पहले भी आपको बताई हुई है, लेकिन फिर भी मैं इसलिए बता रहा था ताकि आप आ जाएं अब उस मोड में जहां से कि आपको अपने कोर्स की शुरुआत करनी है। और द्वितीय प्रश्न पत्र की भी यही प्रकृति होती है, यही नियम लागू होता है। और कैसा नियम होता है जरा ये आपके लिए मैंने यहां पर लिख करके दे दिया है। ये निर्देश जो है आपका सीधा सीधा एग्जाम से ही
यानी जो प्रश्न पत्र होता है वहीं से सीधा सीधा ये दिया गया है। ये फर्स्ट का है। समय कितना होता है आपके लिए? 3 घंटे का होता है, जो कि मोर देन इनफ तो नहीं कहा जाए लेकिन लगभग पर्याप्त होता है। और अधिकतम अंक जो होगा वह 200 के लिए आप फाइट करेंगे। यहां एक बात और होती है, जो मैं प्रश्न अभी दिखाऊंगा उसके संदर्भ में आप समझिएगा। यहां जो प्रश्न पूछा गया 4, अगर मान लीजिए यहां पर प्रश्न पूछा गया आपको 8 में से 5 का उत्तर देना होगा, 5 का उत्तर अगर देना होगा तो ये इतना सिंपल नहीं रहेगा, बल्कि यहां पर क्या होगा, थोड़ा सा यहां पर पचड़ा ये होता है कि यहां पर क्वेश्चन नंबर अगर 1 कर दिया जाता है तो यहां पर ए, बी और सी ये तीनों भाग यहां पर आ जाता है। यानी एक क्वेश्चन के साथ 3 भाग छुपे हुए होते हैं, ए, बी, सी। यानी एक ही क्वेश्चन में आपको 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जाएंगे। जो लेटेस्ट पैटर्न है उसमें आपको 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। यहां जो मैं आपको प्रश्न दिखाने वाला हूं कि जो अभी तक के इतिहास में आज जो टॉपिक उठाने वाला हो उसमें क्या प्रश्न पूछे गए, तो उसको मत मानिएगा कि आप क्वेश्चन नंबर 1 पूरा का पूरा यह पूछ दिया गया है। आप यह मान के चलेंगे कि हो सकता है कि वह ए या बी या सी में कहीं से पूछा गया हो। यानी 2 प्रश्न यहां पर 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, तीनों के मान अलग अलग होंगे, 15-15 नंबर के होते हैं, 10 नंबर के होते हैं। इस प्रकार से लगभग 20 कितना हो गया, 30 के नंबर के आसपास का एक मान लो प्रश्न आ जाता है। यहां पर ए, बी, सी तीनों का आपको उत्तर देना होगा। यानी क्वेश्चन नंबर 1 जो कंप्लीट होगा इस तीनों को मिला करके होगा, और यह प्रक्रिया जटिल बन जाती है। इस वजह से हमें संपूर्ण सिलेबस को पढ़ने की आवश्यकता बन जाती है। लेकिन यहां पर संपूर्ण सिलेबस पढ़ने के दौरान ध्यान यह रखना होता है कि जो डिस्कशन का पार्ट है वह तो रहेगा, समझ के लिए मैं उसको जरूर रखूंगा, लेकिन जो कुछ इंफॉर्मेशन वाला पार्ट होता है उसको भी यहां इंसर्ट करने की आवश्यकता होती है। मैं बताता हूं कि कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं और उसका किस प्रकार से आप उत्तर दे पाएंगे। मैं अभी पढ़ाना शुरू करूंगा, और पढ़ाना शुरू करूंगा तो कमोबेश सभी जो आपके लिए टेक्स्ट जाएगा कमोबेश सभी उसमें शामिल होते हुए चले जाएंगे। जब मैं आपको लिखने के लिए कहूंगा, जो बच्चे एडमिशन ले चुके हैं या जिन बच्चों को लेना है, या जो बच्चे साथ ही नोट्स बनाने की प्रक्रिया शुरू करेंगे मेरे साथ, वो कॉपी में वहां से लिखना शुरू करेंगे जहां कि मैं आपको कहूंगा कि इसको आप लिख लीजिए। क्योंकि मेरा ये दायित्व है कि ऑफलाइन की तरह आपका ऑनलाइन क्लास में भी नोट्स बनाता चलूं, और जब वह नोट्स बनेगा फिर आपको किसी भी किताब की जरूरत नहीं रह जाएगी। जो बच्चे मुझे जानते हैं वो इस बात से अवेयर होंगे। ठीक है बच्चे, यहां पर हमने देखा कि ये पैटर्न होता है क्वेश्चन का। एक जो आपको देखने की जरूरत होगी वह होगा कि किस प्रकार का सिलेबस होता है। सिलेबस मैं पूरा नहीं दिखाऊंगा, केवल जो टॉपिक आपका होने वाला है केवल वही मैं दिखाऊंगा, क्योंकि आज तो सभी टॉपिक पढ़ाना संभव नहीं होगा। ये लगभग 50-60 क्लास चलेगी आपकी, लगभग 2 आवर्स की क्लास होनी है, और लगभग 60 क्लास, यानी कम से कम 100 आवर्स तो चाहिए ही चाहिए प्राचीन भारत में। क्योंकि केवल प्राचीन भारत नहीं है, बल्कि यहां पर उसके साथ जो कल्चर वाला पार्ट है उसको भी साथ ही कवर करते हुए चलेंगे, और यूपीपीसीएस के हिसाब से चलेंगे। क्योंकि यूपीपीसीएस में बहुत सारे प्रश्न पॉलिटिकल डेवलपमेंट पर भी पूछे जाते हैं, या पॉलिटिकल एक्सपेंशन भी पूछे जाते हैं, राजनीतिक विस्तार से भी प्रश्न पूछे गए हैं, राजाओं के नाम को लेकर के भी प्रश्न पूछे गए। तो जो पढ़ाने का दायरा होगा उन सबको साथ लेकर के चलने का होगा। यहां पर सभी कुछ को कवर करेंगे। यहां पर पूछा गया, देखिए क्या कहा गया कि भारतीय इतिहास के आरंभिक काल के, मैं बताता हूं कि क्या कॉम्प्लिकेशन आपके लिए होता है। भारतीय इतिहास के आरंभिक काल के अध्ययन के स्रोत, दृष्टिकोण, ये आपको यहां पर पूछा गया। भारतीय इतिहास के आरंभिक काल के अध्ययन के स्रोत, जो सोर्स ऑफ स्टडी होता है, उसके ऊपर पूछा गया। और यहां पर एक शब्द डाला गया दृष्टिकोण का। दृष्टिकोण का मतलब यहां पर स्पष्ट नहीं किया गया, यह नहीं कहा गया कि दृष्टिकोण का मतलब क्या होगा, लेकिन आप अपने मन में यह सोच सकते हैं कि दृष्टिकोण का मतलब क्या होगा। कि जब हम अध्ययन करते हैं, अध्ययन के स्रोत का जब अध्ययन कर रहे होते हैं, अध्ययन के स्रोत का जब अध्ययन करेंगे तो आपके मन में एक सवाल उत्पन्न होता है। अक्सर क्लास में इसको डिस्कस भी किया जाता है कि अध्ययन के स्रोत के रूप में किसको वरीयता दी जाए। क्या जो साहित्य है उसको वरीयता दी जाए, या पुरातत्व को वरीयता दी जाए। यह भी डिस्कशन का पार्ट होगा, यह भी डिस्कशन के पार्ट में शामिल होगा। लेकिन यहां पर जो दृष्टिकोण है इसका मतलब एक और निकलता है। मैं बताता हूं कि दृष्टिकोण का मतलब यहां पर क्या होगा, क्योंकि आप अगर इसको समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ जो प्रश्न बनते हैं वो बहुत ही हिडन मीनिंग के साथ बनते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं यहां पर एक शब्द डालता हूं दृष्टिकोण,
और इसी दृष्टिकोण की मैं व्याख्या करता हूं, क्योंकि यह आपके सिलेबस में ही तो दिया हुआ है। यहां पर मैंने अलग शब्द नहीं डाला है, यह आपके सिलेबस से ही मैंने शब्द उठा लिया है। तो दृष्टिकोण का मतलब क्या है? दृष्टिकोण में एक तो हो सकता है पहला कि अध्ययन के स्रोत के रूप में, अध्ययन के स्रोत के रूप में, किसे महत्ता दी जानी चाहिए, रूप में किसे महत्ता दी जानी चाहिए, किसे महत्ता दी जानी चाहिए, दी जानी चाहिए। पहला हमने देखा कि भाई एक प्रश्न उत्पन्न हो सकता है कि किसे महत्ता देंगे, क्या आप साहित्यिक स्रोत को बेहतर मानेंगे या पुरातात्विक स्रोत को मानेंगे? लेकिन भारतीय इतिहास का जब अध्ययन करेंगे, और आपने अध्ययन किया होगा, चाहे मेरी नजरों से समझिएगा कि पुरातात्विक स्रोत जो होता है, कभी कभी जो बातें कह रहा होता है वह साहित्यिक स्रोत नहीं कह रहा होता, या साहित्यिक स्रोत जो बातें कह रहा होता है वह पुरातात्विक स्रोत पुष्टि करता नहीं है। जैसे हम मानते हैं कि रामायण में जो आपने सीरियल्स वगैरह भी देखा होगा, क्योंकि आपके मन में जो विजुअलाइजेशन हो रहा है वह चलचित्रों के माध्यम से हो रहा है, आप किताबों के माध्यम से विजुअलाइजेशन नहीं कर पा रहे, आप रामचरितमानस पढ़ करके विजुअलाइज नहीं कर पा रहे। आप क्या विजुलाइज करेंगे? रामायण अगर मैं शब्द डालता हूं तो आपके मन में जो चित्र उभरता है वह रामानंद सागर वाला जो चलने वाला कहानी है उससे उभर करके सामने आता है, क्योंकि बुक का अध्ययन आपने लेस किया है, बहुत कम किया है। तो आपने जो आसपास के परिवेश में देखा है उसी के आधार पर आप एक चित्र बनाते हैं। अगर कहा जाए कि रामायण में कहा जाए कि बहुत बड़े बड़े नगर हुआ करते थे, श्रीलंका सोने की नगरी हुआ करती थी, अयोध्या बहुत बड़ा नगर हुआ करता था, ये लिखा गया है रामायण में, जनरली हम लोग जानते हैं इस बात को लिखा गया है। लेकिन जब पुरातात्विक स्रोत की बात करें तो वहां पर उसकी पुष्टि नहीं होती है। जब हम उत्खनन करते हैं तो वह तो लगता है कि हो सकता है कि अयोध्या प्रोटो अर्बन साइट रहा होगा, और वहां पर बड़े नगर की बात तो छोड़िए, छोटे मोटे कबीलाई या नगरीकरण के स्तर तक पहुंचने की थोड़ी सी संभावना ही जीवित दिखाई देती है। इसका मतलब है कि यहां पर जो पुष्टि होनी चाहिए वो पुष्टि हो भी नहीं पा रही है। या आप पुरातात्विक स्रोतों में बहुत सारे ऐसे चीजों को देखेंगे जो साहित्यिक स्रोत में उपलब्ध नहीं होता है, उसके बारे में लिखा ही नहीं गया है। आप ह्वेनसांग को देखिए, लिखता है कि अशोक के और भी बहुत सारे स्तंभ थे, अभी तक अप्राप्य रहा है। अगर वह प्राप्त हो जाता तो शायद अशोक के बारे में हमारी जानकारी और भी अच्छी हो जाती। कहने का मतलब है कि यहां पर दोनों में एक प्रकार का दोष उत्पन्न हो जाता है। दूसरा, यहां पर जब हम व्याख्या करते हैं, व्याख्या करने के क्रम में क्या हो सकता है? व्याख्या करने के क्रम में भी क्या होता है? क्रम में अपनी अपनी विचारधाराएं इसमें शामिल हो सकती है, विचारधाराएं शामिल हो सकती है। जैसे शामिल हो सकती है, जैसे आप कहेंगे कि भाई इसका मतलब ये हुआ, दूसरा कहेगा इसका मतलब ये हुआ। कोई कहता है कि यह मृदभांड है, कोई कहता है कि यह मूर्ति है। आप जब अभी खास करके जो इतिहास का जो विवाद हो रहा है वो सबसे ज्यादा हो रहा है। अगर आप लोग अवेयर होंगे करंट अफेयर से तो आपको इस बात से पता होगा कि जैसे सरकारी जो क्षेत्र है, जो वर्तमान सरकार अभी चल रही है, वह भी कहती है कि इतिहास लेखन की समस्या रही है, यानी इतिहास को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया है। बहुत लोग तो और भी बढ़ा चढ़ा के कहते हैं कि इस मार्क्सवादियों ने इतिहास को ले डूबा है। बहुत सारी ऐसी बातें आपको होती है, और बहुत सारे बच्चों को भी मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पर इसी प्रकार से रिप्रेजेंट करते हुए वो विकिपीडिया या अन्य सोर्स जो कि ऑथेंटिक सोर्स नहीं होते हैं, वहां के कुछ मटेरियल को कॉपी करके अपने सोशल मीडिया के स्टेटस पर लगा देते हैं और दिखाते हैं कि एक्चुअल में इतिहास तो यह होना चाहिए और इस प्रकार से इसकी व्याख्या की जानी चाहिए। तो ऐसे मौके पर जो आपके दूसरे साथी होंगे वह भी भ्रांतित हो जाते हैं कि भला क्या सही है क्या गलत है। और अब तो एक तरह से जिस प्रकार से सरकारी मीडिया ने इस बात को स्थापित करने की कोशिश की है कि इतिहास लेखन ही गलत हुआ है, तो वह एक तरह से डाउट बहुत सारे लोगों के मन में आ जाता है। लेकिन यहां पर हमें यूपीएससी के या यूपीपीसीएस के छात्र होने के नाते एक निष्पक्ष विचारधारा को लेने की जरूरत होगी, जो कि वैज्ञानिक प्रतीकों से वह एक प्रकार से समर्थित होगा। हम इतिहास नहीं बदलने जा रहे हैं, जो नवीनतम शोध होता है उसको केवल कैप्चर कर रहे हैं, उससे बाहर हम लोग नहीं जाने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। क्योंकि हम लोगों की एक सीमा हो जाती है, हम लोग यहां पर रिसर्च करने नहीं लगेंगे, बल्कि जो रिसर्च हो चुका है ऑथेंटिक बातों को हम लोग एडॉप्ट कर लेंगे और उसको हम एग्जाम में जो लेटेस्ट पैटर्न है उसको देख लेंगे। यहां पर हमने क्या देखा? व्याख्या करने के क्रम में अपनी अपनी विचारधाराएं भी शामिल हो जाती है। और यहां से समस्या क्या होता है?
तीसरा जो हो जाएगा, यहीं से इतिहास लेखन की समस्या प्रारंभ होती है। इतिहास लेखन की समस्या प्रारंभ हो जाती है, समस्या प्रारंभ हो जाती है, यहीं से इतिहास लेखन की समस्या प्रारंभ हो जाती है। अब ये बताइए कि यदि मैं इस प्रकार से इसको डिफाइन नहीं करता, इस प्रकार से डिफाइन नहीं करता, तो ये शब्द यानी हिस्टोरियोग्राफी शब्द कहां से निकल करके सामने आता? ये आप भी कर सकते हैं, लेकिन आपके सोचने का दायरा अभी थोड़ा सीमित होता है। तो यहां पर मैंने आपकी हेल्प कर दी है। सोचना तो आपको ही है, आगे आपको ही बढ़ना है। मैं सिर्फ क्या करता हूं कि आपको सही दिशा में सोचने के लिए बाध्य करता हूं या हेल्प करता हूं। इसलिए मैंने कहा कि मैं आपके लिए 24 आवर्स अवेलेबल रहता हूं। अगर आप कुछ मैसेज करते हैं कि ये लाइन मुझे समझ में नहीं आया, तो मैं उसका रिप्लाई जैसे ही मुझे मेरा ध्यान जाएगा, मैं देख पाऊंगा, वैसे ही मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा। तो इस प्रकार से जब दृष्टिकोण शब्द की चर्चा की जाती है, जब दृष्टिकोण शब्द डाला गया है, तो वह अपने आप में एक जटिल शब्द निकाल करके आता है, बहुत सारे प्रश्नों को यहां पर खुद ब खुद उत्पन्न कर देता है। सिलेबस को हमें इस रूप में समझना होगा, तब जाकर के आप यूपीएससी के को डिकोड कर पाएंगे। यूपीएससी नहीं, बोलने के क्रम में यूपीएससी में बोल देता हूं, यूपीपीसीएस को आप डिकोड कर पाएंगे और आप बेहतर तरीके से, सरल तरीके से, एक भी शब्द मैं जब लिखना शुरू करूंगा तो आपके लिए एक भी शब्द ऐसा नहीं मैं डालूंगा जो कि आप खुद ब खुद नहीं लिख सकते। मेरा मतलब है कि आपके राइटिंग स्किल को भी साथ ही साथ इनहेंस किया जाए, आपकी स्पीड को बढ़ा दिया जाए, ताकि आप धीरे 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 खुद ब खुद तैयार हो जाए और मेरे हेल्प की जरूरत आपको लेस रह जाए। हमने क्या देखा सॉरी एक हमने देखा शब्द डाल दिया, दृष्टिकोण, और इसकी अगर हम व्याख्या करते हैं तो यहां पर उभर करके सामने आ जाता है इतिहास लेखन की समस्या। इसका मतलब है कि अगर इतिहास लेखन नहीं भी लिखा हुआ है, हिस्टोरियोग्राफी नहीं भी लिखा है, तो हमें उस पॉइंट को लेना पड़ेगा। फिर हम क्या देखते हैं, और बहुत सारे हैं, सभी के लिए मैं अलग अलग समय पर अलग अलग जो जिस चैप्टर को मैं पकड़ रहा हूँ उसको मैं अलग अलग आपको बताता चला जाऊंगा। ये अभी आपके लिए चर्चा का केंद्र नहीं रहेगा, यद्यपि मैं इसको पूरा का पूरा सिलेबस फर्स्ट पेपर का आपको दे रहा हूँ, क्योंकि आप जब इसको पढ़ने जाएंगे तो आपके पास ये रहना चाहिए। अब देखिए कि जो प्रथम प्रश्न पत्र है, जो पहला प्रश्न पत्र है, वहां जो टॉपिक है आपका, जो फर्स्ट पेपर है, उसका टॉपिक आज मैं क्या कवर करने वाला हूं आपके लिए, जरा इस पर नजर डालेंगे कि आज जो टॉपिक आपका कवर हो पाएगा, अगर पूरा नहीं हो पाएगा कोई दिक्कत नहीं है, कल आपका हो जाएगा। लेकिन यह क्लास चूंकि कंटिन्यूअस चलेगी, ध्यान रखिएगा 11:30 में यह क्लास लगातार आपकी चलती रहेगी। यहां पर जो टॉपिक होना चाहिए, जो मैंने पहला आपको दिखाया था सिलेबस का भाग, उसके अकॉर्डिंग यहां पर पहला ही हो जाता है प्राचीन भारत का आधुनिक इतिहास लेखन। यानी प्राचीन भारत का इतिहास लेखन तो होगा, लेकिन वह इतिहास लेखन किस काल में होगा? आधुनिक काल में होगा, वर्तमान काल में होगा। और दूसरा जो टॉपिक इसके आधार पर बनता है, वह बनता है प्राचीन भारत के अध्ययन के स्रोत। ऐसा टॉपिक क्यों लेना पड़ा? मैंने पहले भी आपको लिख करके दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा। जो इससे पहले मैंने लास्ट क्लास लिया था यूपीपीसीएस के ऊपर, वहां पर मैंने आपको पूरा का पूरा लेक्चर प्लान शेयर किया हुआ है, आपको बताया है कि मैं किस प्रकार से क्लास लेने वाला हूं और लगभग वो कितने क्लास में समाप्त होने वाला है। हालांकि क्लास की संख्या घटती बढ़ती रहती है, अगर मैं किसी चीज की ज्यादा व्याख्या कर दूं उस दिन समय ज्यादा लगेगा, और यहां पर घड़ी देख करके नहीं चलेंगे। यह प्रयास करेंगे कि अगर आपने भरोसा किया है, कि आपने विश्वास किया है कि यह मेरे लिए स्पेशलाइज्ड कोर्स है, तो मैं यहां पर आपको समझा के चलूं, आपकी समस्या का समाधान करते हुए चलूं। यद्यपि जो बच्चे रिकॉर्डेड देखेंगे वो बाद में ही समस्या का समाधान प्राप्त कर पाएंगे, उनका स्वागत होगा कि आप बेहिचक कभी भी प्रश्न पूछ सकते हैं। यहां दो टॉपिक निकल के आता है, पहला जो हो जाएगा प्राचीन भारत का आधुनिक इतिहास लेखन, और दूसरा हो जाएगा प्राचीन भारत के अध्ययन के स्रोत। ये दोनों थोड़ा सा क्या होगा, फैक्ट्स लेकर के चलेगा। ये क्या करेगा? फैक्ट्स लेकर के चलेगा, लेकिन यहां पर फैक्चुअल इंफॉर्मेशन हमें थोड़ी सी आवश्यकता पड़ेगी डालने की। ध्यान रखिएगा, जो फैक्ट्स होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, एग्जाम्पल के तौर पर यूज करते हैं, खास करके मुख्य परीक्षा के आंसर राइटिंग में। लेकिन अगर एग्जाम्पल आप नहीं देंगे तो आप एक तरह से अपनी कथन की पुष्टिकरण नहीं कर रहे होते। तो कभी अगर जरूरत पड़े, ऐसा नहीं मैं कहता हूं कि एकदम फैक्ट ही डालते चले जाओ, जरूरत पड़े खास करके यूपीपीसीएस वाले एग्जाम में, तो आप एग्जाम्पल जरूर दीजिए। अगर आपने कहा कि यह इस अभिलेख में ये बातें लिखी हुई है, तो आप अगर वहां लिख देते हैं कि किस अभिलेख में, तो उदाहरण के लिए, तो फिर वो बातें ज्यादा पुष्ट हो जाती है। उसको आप जरूर एग्जाम्पल के तौर पर यूज करिएगा।
ये आपका हो जाता है। थोड़ा सा कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन लेके चलेगा, खास करके ये जो पार्ट होगा, स्रोत वाला पार्ट होगा, इसमें आपको थोड़ा सा फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आवश्यक होगा, क्योंकि यहां पर जो सोर्स वाला भाग है वो बड़ा लंबा चौड़ा है, उसमें बहुत सारी बातों को देखना है। लेकिन एक चीज और गौर कीजिएगा कि जब मैं सोर्स आपको पढ़ा रहा हूंगा, स्रोत जब पढ़ा रहा हूंगा, यहां पर मैं उन सभी स्रोत को शामिल कर लूंगा जिसको कि आप पूर्व मध्यकाल तक जाकर के देखेंगे। जैसे अलबरूनी तक के विवरण को मैं यहीं पर शामिल कर लिया करूंगा, ताकि एक ही साथ आपके पास सभी मैटर आ सके। हो सकता है कि सोर्स वाले पर 2-3 क्लास लग जाए, लेकिन आपका होगा क्या कि जो सोर्स बन जाते हैं, चाहे किसी प्रकार के सोर्स हो, साहित्यिक हो, पुरातात्विक हो, विदेशी यात्रियों के विवरण हो, चाइनीज यात्रियों के विवरण हो, यूनानी यात्रियों के विवरण हो, धार्मिक हो, धर्मनिरपेक्ष हो, सभी सोर्स को मैं यहीं पर डिस्कस कर दूंगा, ताकि आगे आपको इस झंझट में नहीं पड़ना पड़े। तो इसको सोर्स वाले को आप अलग से ध्यान रखिएगा, क्योंकि सोर्स वाले पर यूपीपीसीएस में लगातार प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। और किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते रहे, जरा इसको देख लीजिएगा। यहां देखिए, जो पूर्व वर्षों के प्रश्न पूछे गए सोर्स वाले भाग पर, वो किस प्रकार से पूछे गए, ये मैं पहले आपको इसलिए दे रहा हूं, लेक्चर में सबसे पहले मैं यही आपको दे रहा हूं, ताकि आप जान पाए कि जिस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक में कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। और जब यह प्रश्न आप अपने दिमाग में घुलने देंगे, आप हमेशा इस प्रश्न को खोल के रखें। जैसे आपको मैंने कहा कि कॉपी निकाल के रखिएगा, और कॉपी निकाल के जब रखेंगे तो उसके साथ इसको भी नोट करते जाइएगा। यहां से आप नोट कर सकते हैं, यहां से आपको क्या करना है, नोट करना है। अच्छा होता कि मैं इसको लिखाते हुए चलता, नोट करें, नोट करना है। जो बच्चे यहां पर जुड़े हुए हैं उसको क्या करना है, यहां से नोट करने की जरूरत होगी, क्योंकि यह आपके लिए अनिवार्य होगा। जब आप पहला टॉपिक बनाएंगे तो पहला टॉपिक आपका यह हो जाएगा, जिसमें आप डालेंगे कि भारत, प्राचीन भारत का आधुनिक इतिहास लेखन, और उसके नीचे आप क्या डालेंगे, उसके नीचे डालेंगे आप कि पूर्व वर्षों के प्रश्न, यानी आप जो इतिहास लेखन है, हिस्टोरियोग्राफी है, वहां से रिलेटेड कैसे प्रश्न यूपीपीसीएस में पूछे जा चुके हैं। ध्यान रखिएगा कि जब चर्चा कर रहे होंगे या बातें हो रही होंगी, केवल सिर्फ केवल उन्हीं प्रश्नों पर नहीं रुकना होगा जो आज तक पूछा जा चुका है, बल्कि उन प्रश्नों को भी इस दायरे में रखना होगा जो पूछे जा सकते हैं। तो ठीक है, तो पहला टॉपिक ये हो जाएगा। और इसका जो पूर्व वर्षों का प्रश्न है वो इस रूप में पूछा गया। क्या पूछा गया कि भारत के प्रारंभिक इतिहास लेखन, इतिहास के अध्ययन का मार्क्सवादी दृष्टिकोण क्या है, और यह पूछा गया है 2008 के मुख्य परीक्षा में। क्या पूछा गया कि भारत के प्रारंभिक इतिहास के अध्ययन का मार्क्सवादी दृष्टिकोण क्या है, यानी बहुत प्रकार के दृष्टिकोण होंगे, उसमें जो प्रश्न पूछा गया वह पूछा गया मार्क्सवादी दृष्टिकोण को लेकर के, यानी पर्टिकुलर एक भाग से प्रश्न पूछा गया। ओवरऑल नहीं पूछा गया कि किस प्रकार इतिहास लेखन की क्या समस्याएं हैं या इतिहास लेखन के क्या दृष्टिकोण है, यह नहीं पूछा गया है। लेकिन अगर नहीं पूछा गया है तो इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि नहीं पूछा जा सकता है। जब मैं पूरा आपको हिस्टोरियोग्राफी पढ़ा चुका हूंगा तो मैं लास्ट में एक सवाल आपके सामने डाल दूंगा कि प्राचीन भारत के अध्ययन के जो ऐतिहासिक जो एक तरह से इतिहास लेखन है उसकी क्या समस्या है, या मुख्य बातों पर बल दीजिए। इस प्रकार से मैं कुछ क्वेश्चन आपके लिए बना दूंगा, तो आप उसको लिख लीजिएगा। क्या पूछा गया कि भारत के प्रारंभिक इतिहास के अध्ययन का मार्क्सवादी दृष्टिकोण क्या है, कब पूछा गया, 2008 में पूछा गया। फिर आप देखिए उसी से मिलता जुलता सवाल पूछ दिया गया कि भारतीय इतिहास के अध्ययन में मार्क्सवादी दृष्टिकोण की विवेचनात्मक समीक्षा कीजिए, कब पूछा गया, 2011 में पूछ दिया गया। फिर वही पूछा गया, मार्क्सवादी दृष्टिकोण की ही बात की गई, थोड़ा सा यहां पर कह दिया विवेचनात्मक समीक्षा कीजिए, यानी विवेचन, यानी एक तरह से विस्तृत विवरण के साथ उसकी समीक्षा कीजिए, एक प्रकार से एनालाइज कीजिए। तीसरा जो प्रश्न पूछा गया वह पूछा गया कि भारतीय इतिहास के अध्ययन हेतु मार्क्सवादी दृष्टिकोण पर प्रकाश डालिए, और सबसे लेटेस्ट पैटर्न आपका 2020 का हो जाता है, यानी जो लास्ट प्रश्न पूछा गया वह आपको 2020 में पूछा गया है। तो इसका मतलब है कि मार्क्सवादी दृष्टिकोण पर यूपीपीसीएस ने खास प्रश्न पूछा है, और हाल फिलहाल में तो 2021 का एग्जाम हो चुका है और 2022 का एग्जाम होने वाला है। तो आप लोग जो बैठेंगे या तो 2022 में बैठेंगे या 2023 में बैठेंगे, तो आप यह मान के चलें कि इतिहास लेखन से प्रश्न पूछा जा सकता है। इसलिए पूछा जा सकता है क्योंकि इतिहास लेखन अभी विवादों के बीच में रहा है। सरकार के बड़े बड़े मंत्री, माननीय अमित शाह से बड़ा मंत्री तो नहीं है, उन्होंने भी पटना में एक बार कहा था हाल फिलहाल में कि इतिहास को मैं अलग से लिखवाऊंगा। काफी विवाद भी हुआ था और लोगों ने इसका गलत अर्थ भी निकाला था।
उन्होंने कहा कि जो इतिहास लेखन है उसमें कुछ मूलभूत दोष है और खास करके उन वर्गों को नहीं दिखाया गया है जिन वर्गों को दिखाया जाना चाहिए, जो गरीब थे, मजलूम थे, या नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र के लोग होंगे, या छत्तीसगढ़ के जंगलों के आदिवासी हुआ करते थे, उनको यहां पर नहीं दिखाया गया है। आप देखिए सरकार का जो दृष्टिकोण होता है कैसे परिलक्षित होता है। अभी आप देखेंगे कि ऐसे ऐसे लोगों को चुन करके पद्म विभूषण पद्म भूषण के लिए चुना जाता है जो कि जिसके बारे में आप जानते ही नहीं थे, वैसे स्क्रिप्ट के बारे में नहीं जानते थे जो उनके द्वारा लिखा गया है। आप देखेंगे शायद आप लोगों ने अध्ययन किया होगा, जब हाल फिलहाल में प्रधानमंत्री कहीं जाते हैं विजिट पर, तो आप जरा प्रधानमंत्री के विजिट को बढ़िया से देखेंगे कि प्रधानमंत्री जब विजिट पर जाते हैं वह कुछ कलाकृतियां ले जाते हैं अपने राष्ट्राध्यक्षों को यानी समकक्ष को देने के लिए। और जब वह कलाकृतियां ले जाते हैं तो नॉर्मली नहीं होता है कि ये बनारस की साड़ी ले लिए या कुछ ले लिए, हाथी घोड़ा ले लिए, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि उन्होंने कुछ विशेष कलाकृति को चुना है जो कि किसी खास रीजनल क्षेत्र की पहचान हुआ करते थे और छात्रों की नजर उसके ऊपर आज तक पड़ी नहीं थी। ऐसे असंख्य, कभी कभी मुझे ताजुब लगता है जब मैं देखता हूं कि किसी पर्टिकुलर बेस्ड बुक को बना करके, किसी पर्टिकुलर बुक को बेस बना करके आपको अध्ययन कराया जाता है कि ये कल्चर में पढ़ा रहा हो और बच्चे भी बड़ी संख्या में उस बात को सुन रहे होते हैं। तो कल्चर की कितनी अधूरी तैयारी हो रही होती है। आप यकीन करिए जब ऐसे कलाकृतियों को देखेंगे और उस बुक में इसकी कहीं पर भी चर्चा नहीं मिलती हुई देखेंगे तो आपको लगेगा कि आपका पढ़ना फिर व्यर्थ रह गया है। तो आप लोग क्या करिए, एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी कीजिए, फ्री के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि फ्री आपका नहीं जाएगा, आपका सारा समय चला जाएगा। हो सकता है कि आपको कुछ पैसे नहीं देने पड़े, लेकिन इसका मतलब यह मत समझिए कि धन से जो आपका है वो समय से ज्यादा कीमती हो जाता है। आप लोग सिस्टमेटिक कीजिए बहुत अच्छे से। अगर कोई दिक्कत होती है तो मुझसे आप संपर्क कीजिए, बताते हैं, या अपनी रणनीति मुझे बताए कि आप इस रणनीति का पालन करते हैं, मैं उसमें देखता हूं कि और क्या हेल्प किया जा सकता है। कि मैं ऐसा इसलिए कह पा रहा हूं कि मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चों को संसाधनों का अभाव भी होता है। बहुत सारे बच्चे, चूंकि मैं जिस प्रकार से टीचिंग कर रहा हूं और जिस प्लेटफॉर्म पर या दूसरा जो प्लेटफॉर्म है उस पर भी मैं जीएस वगैरह चला रहा हूं, तो वहां जो मुझसे बच्चे जुड़े हुए हैं उनको मैं बहुत गहराई से जानता हूं। कोई बच्चा वहां पर मतलब एक तरह से झूठ बोलने वाला नहीं है, एकदम सच्चा बच्चा मेरे साथ है। लगभग 100-150 बच्चे ऐसे हैं जो कि कुछ दिनों के बाद रिजल्ट हो सकता है कि दे दे, इसलिए उनको मैं 2 सालों से फॉलो कर रहा हूं। 1 साल में तो नहीं हो पाया, अपेक्षा थी, लेकिन मैं मान के चलता हूं कि अब वह धीरे धीरे रिजल्ट देने लायक हो चुका है कि रिजल्ट आज वह दे सकता है। लेकिन उन बच्चों ने क्या किया, लगातार इस बात को फॉलो किया और अपने समय को व्यर्थ नहीं गमाया। उन्होंने अपने समय को एकदम से सही यूटिलाइज किया। बहुत ज्यादा ऑनलाइन भी रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन जो रहते हैं उससे आपका कम फायदा होता है और जो ऑनलाइन आपको रखता है उसका ज्यादा फायदा होता है। हमने क्या देखा कि बैक टू बैक आपके लिए मार्क्सवाद कर, यानी यहां पर मार्क्सवादी दृष्टिकोण पर बैक टू बैक सवाल पूछे गए हैं। यहां पर अगर अचानक से पढ़ेंगे कि मार्क्सवादी दृष्टिकोण क्या है तो समझ में आएगा नहीं। तो यहां पर 2 प्रश्न हो सकते हैं। पहला तो एक मार्क्सवादी दृष्टिकोण हो सकता है, दूसरा यहां पर जो ओवरऑल दृष्टिकोण है वह भी हो सकता है। या ओवरऑल दृष्टिकोण बताने के दौरान अगर हम सबाल्टर्न्स की बात करते हैं, अगर हम राष्ट्रवादी की बात करते हैं, अगर हम उपयोगिता यूटिलिटेरियंस की बात करते हैं वह हो जाएगा। या फिर आप इंडोलॉजिस्ट जो इंडोजेनिस्ट कहते हैं उसकी अगर बात करते हैं, प्राच्यवादी है उसकी बात करते हैं, तो सब कुछ मिलकर के एक टॉपिक का निर्माण यह कर देगा। उसकी चर्चा हम लोग लिख करके करेंगे। ध्यान रखिएगा ये पूरा टॉपिक मैं लिख करके आपको पढ़ाने वाला हूं, पूरा का पूरा टॉपिक लिख दूंगा ताकि आपके नोट्स में यह शामिल हो जाए। और जब आप उसको बार बार रिवाइज करेंगे तो आपके मन में कोई संदेह नहीं रह जाएगा, क्योंकि मैं एक स्लाइड लिखाऊंगा और एक स्लाइड लिखाने के बाद उसको समझाऊंगा, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। एक स्लाइड लिखाऊंगा, समझाऊंगा, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा, यानी शब्दशः मैं समझाऊंगा और फिर मैं आपके चैट को देखूंगा। अगर कोई दिक्कत होती है तो आप मुझसे वहीं पर पूछ सकते हैं। ये सवाल पूछे गए आपके इतिहास लेखन के ऊपर। अब जो सवाल और पूछा गया जरा इसको देखिए। अब जो रेस्ट सवाल आपको दिखाई देगा उस तीनों के बाद वह सवाल आपको दिखाई देगा टॉपिक नंबर 2 पर, और यह दिखाई देगा पहला क्वेश्चन जो आ गया है वह किस बार पर पूछा गया, स्रोत के ऊपर पूछा गया है कि भारत के प्रारंभिक इतिहास के पुनर्निर्माण में धार्मिकेतर साहित्य के महत्व का विवेचन करिए। धार्मिकेतर यानी धार्मिक से उत्तर, यानी जो धार्मिक पुस्तक नहीं है, इसको अगर सरल शब्दों में लिखा जाए तो यह कहा जाएगा आपको लौकिक साहित्य की बात कर रहा है। लौकिक साहित्य का मतलब जो इस लोक के साहित्य है, जैसे अर्थशास्त्र है, इस टाइप का जो ग्रंथ होगा उस ग्रंथ के आधार पर यह प्रश्न आपसे पूछ रहा है।
क्या पूछ रहा है कि भारत के प्रारंभिक इतिहास के पुनर्निर्माण में धार्मिकेतर साहित्य के महत्व का विवेचन कीजिए। कब पूछा? 2019 में यह प्रश्न पूछा। यहां पर तो खैर इस चैप्टर से बैक टू बैक प्रश्न पूछे गए। दूसरा प्रश्न पूछा 2018 में, क्या पूछा कि भारतीय इतिहास के स्रोतों में शिलालेखों के महत्व का मूल्यांकन कीजिए। यानी शिलालेख जो है, जो पत्थरों पर लिखे गए लेख हैं, जिसको कि सबसे पहली बार आप अशोक के काल में देखते हैं, लेकिन अशोक के काल में अंतिम नहीं होता है, अशोक के काल के बाद भी आप देखते हैं। आप यह समझिए कि जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के समय भी आपको दो अभिलेख दिखाई देगा, एक सहगोरा है, एक आपको महास्थान अभिलेख। लेकिन क्या वह शिलालेख है? क्या वो शिलालेख है? नहीं, क्योंकि वह ताम्र पत्र पर लिखा गया है, यानी तांबे पर वह लिखा गया, तांबे के पत्र पर लिखा गया है। यहां पर शिलालेखों की सूचना जो मिलती है आपको अशोक के काल से प्राप्त हो रही है, तो शिलालेखों के महत्व का मूल्यांकन कीजिए। लेकिन यहां पर पूछ रहा है कि भारतीय इतिहास के स्रोतों में, यानी केवल यह मौर्य काल का नहीं पूछ रहा है, बल्कि पूरे प्राचीन भारत में अगर कहीं शिलालेख प्राप्त हुए हैं तो उसके आधार पर यह प्रश्न लिखने के लिए पूछा जा रहा है। तो आपको सभी जानकारी होनी चाहिए, खास करके यहां पर मौर्य हो जाएगा, मौर्योत्तर हो जाएगा, गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल, चारों को देखना होगा। तीसरा जो प्रश्न पूछा गया, भारतीय इतिहास के अध्ययन में पुरातात्विक स्रोतों का वर्णन कीजिए। 2017 में प्रश्न पूछा गया और यहां पर देखिए प्रश्न यह चेंज हो जाता है और यह पूछा जाता है कि पुरातात्विक स्रोत है। अब पुरातात्विक स्रोत के अंदर ही तो शिलालेख आता है। प्रश्नों की जटिलता आपको आप समझिएगा, किस प्रकार से प्रश्न अलग अलग प्रकार के पूछे जा रहे हैं। क्योंकि मैं लगातार आपके प्रश्नों को चेक कर रहा होता हूं, तो मैं जानता हूं कि आप जब लिखते हैं तो आपकी क्या सीमाएं स्पष्ट हो जाती है। प्रश्न को आप ध्यान से पढ़ते नहीं हैं और प्रश्न को ध्यान से नहीं पढ़ने के कारण से क्या होता है कि आप आंसर को टैकल नहीं कर सकते हैं। दोनों प्रश्न आपको एक जैसे दिखाई देंगे, लेकिन यह ओवरऑल पुरातात्विक स्रोतों पर पूछा गया। मैं जब यह टॉपिक पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा इस क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है और इस क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है, मैं आगे बताऊंगा। फिर देखते हैं कि 2014 में पूछा, विवेचन कीजिए कि प्राचीन भारतीय इतिहास के पुरातात्विक स्रोत कैसे हैं। ये दोनों लगभग एक जैसा हो जाएगा, दोनों सवाल एक है। और जो एक सवाल दो सवाल और पूछा गया है इसी टॉपिक से, वह हो जाता है आपका कि विवेचन कीजिए प्राचीन भारत के स्रोत के रूप में पुरातत्व। यानी 2014 में जो सवाल पूछा गया 2004 में भी पूछा गया था। फिर आप देखते हैं कि भारतीय इतिहास के स्रोत के रूप में विदेशी विवरणों के महत्व का विवेचन कीजिए, 2003 में पूछा गया है। यानी ओवरऑल देखा जाए तो लगभग 10 वर्ष के सवालों को, 20 वर्ष के सवालों को अगर देखें तो यहां पर 3-4 प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। विदेशी साहित्य पर पूछे गए, लौकिक साहित्य पर पूछे गए, यद्यपि धार्मिक साहित्य पर नहीं पूछे गए हैं, पुरातात्विक साक्ष्यों पर पूछे गए हैं और पुरातात्विक साक्ष्यों में भी अलग से आपको पूछे गए हैं। किस पर? शिलालेखों के ऊपर प्रश्न पूछे गए हैं। ये आपका दायरा है, इस पूरे दायरे को आप रखिएगा। चैप्टर नंबर 2 में यही सवाल आज तक आए हुए हैं। इन सवालों का उत्तर हमें ढूंढना है और यह भी क्षमता प्राप्त करनी है कि आगामी अगर कोई एग्जाम होता है, जो भविष्य में एग्जाम होने वाला है, उसमें अगर इससे हट करके भी कोई सवाल आता है तो आप उसको लिख सके। जब मैं यहां पर चलूंगा तो मैं क्या करूंगा कि सभी प्रश्नों का क्या होगा, क्लास के दौरान क्या होगा, क्लास के दौरान सभी प्रश्नों का क्या होगा, सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन दिया जाएगा, प्रश्नों का समाधान आपको दिया जाएगा, समाधान दिया जाएगा और यहां पर दिया जाएगा। और आपसे अपेक्षा क्या होगी कि आप इसको लिख करके जमा करेंगे। आप लिख कर जमा करेंगे, यह आपसे अपेक्षा हम रखेंगे। और यह अगर आप नहीं करते हैं तो कोर्स में दाखिला लेने का परिणाम बहुत बढ़िया नहीं होगा। जब मैं यहां पर आपके लिए मेहनत करने के लिए तैयार मिलूंगा तो आपको भला क्या दिक्कत है, आप क्यों नहीं मेहनत करेंगे? जब मैं मेहनत कर सकता हूं तो आपको भी मेहनत करनी चाहिए। मैं ऐसी अपेक्षा रखता हूं। मैं थोड़ा सा चैट आपका देखूंगा, फिर मैं क्लास को कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि मैं फर्स्ट टॉपिक पर अब आने वाला हूं और मैं बताने वाला हूं कि इतिहास लेखन में क्या क्या समस्याएं रही है, कौन कौन सी विचारधाराएं रही है और उसका क्या निष्कर्ष प्राप्त होना चाहिए। ये टॉपिक आज अपना हो जाता है तो फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक में आपको ले जाऊंगा सोर्स वाला। हो
हो सकता है कि सोर्स वाले भाग में 1 से 2 क्लास आपका लग जाए, कम से कम 2 क्लास मैं मान के चलता हूं लगेगा, क्योंकि वहां पर कुछ फैक्चुअल 2 से ज्यादा भी लग सकता है, मे बी पॉसिबल, क्योंकि वहां पर मैं चाहूंगा कि मेगास्थनीज है, फाहियान है, ह्वेनसांग है, इत्सिंग है, जितने भी प्रकार के विवरण हैं सबको मैं साथ ही लिखाता हुआ चलूं या लिख करके आपको दे दूं, आप उसका मनन करेंगे, लेकिन क्लास में मैं डिस्कस करता हुआ ही चलूंगा A to Z, यानी बिना किसी चीज का ब्रेक दिए हुए आपके ऊपर मैं कोई बर्डन नहीं डालना चाहूंगा। ठीक है बच्चे, जरा बताएंगे क्या यहां पर बीपीएससी मेंस का क्लास कब से शुरू होगा? 11 तारीख से रखा गया है। 11 तारीख से हो रहा है आपका बीपीएससी का मेंस। यहां पर क्या होगा? मेंस आपका होगा अरे बिल्कुल होगा, आप बिल्कुल नहीं आप चिंता करिए। क्लास का ड्यूरेशन 2 घंटे का होगा संध्या सिंह। क्लास का ड्यूरेशन 2 घंटे का होगा। मैं यहां पर प्रयास आपको करूंगा, आप एक बार क्लास देखिए, उसके बाद देखिएगा। नहीं नहीं, क्लास नोट से काफी होगा, इनफ होगा संध्या सिंह। अगर मेरे साथ आप लगातार लिखते चले जाते हैं तो आपको और भी किसी क्लास की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको कुछ भी देखना नहीं पड़ेगा। आप बिल्कुल मेरे नोट्स पर ही भरोसा कर सकते हैं। इसी प्रकार से आपका नोट्स बनवाया जाएगा कि आपको अदर क्लास की जरूरत नहीं रह जाए और मेरे क्लास के भरोसे आप बिल्कुल तैयार हो सकते हैं। बस ध्यान रखना है कि आपको मेरे क्लास के साथ ही चलना है, और साथ चलते चलते आप यह प्रयास कीजिएगा कि जो शब्द मैं लिख रहा हूं ना, उन शब्दों को आप डिकोड करते चलिएगा। अगर मान लीजिए किसी शब्द को आप नहीं समझ पाए तो मुझसे आप पूछ लीजिएगा क्लास में। चूंकि आपका पेड कोर्स है, उसमें आप जब पूछेंगे तो मैं यहां पर आपका चैट देख ही लूंगा और मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे दूंगा। अगर मान लो कि किसी कारणवश से वहां नहीं देख पाए तो उसके बाद मैं एक टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आपसे कनेक्ट रहूंगा। अगर जरूरत पड़ती है तो उसके बाद मुझसे पूछ सकते हैं कि ये लाइन जो आपने लिखाया था, ये पर्टिकुलर लाइन मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि मैं चाहूंगा कि मेरे क्लास में आप शब्दशः बातों को समझते चलिए, यानी जो मैं बोल रहा हूं वही मैं लिखाता जाऊं, चाहे राइटिंग के माध्यम से, चाहे पीपीटी के माध्यम से। और अगर उन शब्दों का अर्थ आप समझ लेते हैं तो फिर कोई भी प्रश्न आपके लिए आसान हो जाएगा लिखने के लिए, मैं ऐसा मान के चलता हूं। ठीक है बच्चे, यहां पर शुरुआत करेंगे क्लास की और देखेंगे प्रिंटेड नोट्स भी मिल जाएगा आपको। प्रिंटेड तो नहीं, हाँ आज से ही स्टार्ट हो रहा है सचिन जी, आज से ही स्टार्ट हो रहा है आपके क्लास। यहां पर आते हैं, यहां पर सारी बातें आपने समझ लिया और मैं अब आपके लिए औपचारिक रूप से टॉपिक नंबर 1 पर पढ़ता हूं, यानी प्राचीन भारत का, कॉपी आप तैयार रखिएगा, प्राचीन भारत का आधुनिक इतिहास लेखन का क्या होगा? आधुनिक इतिहास लेखन या क्या हो जाएगा? चूंकि यहां पर सवाल पूछे जा चुके हैं तो यहां पर मैंने ये टॉपिक आपके लिए क्रिएट कर दिया। यहां पर वैसे सिलेबस में तो केवल दृष्टिकोण लिखा हुआ था, जैसा कि मैंने आपको लिख करके बताया, लेकिन यहां पर एक्चुअल में वो जो दृष्टिकोण है वह इतिहास लेखन से जाकर के, हिस्टोरियोग्राफी से जाकर के जुड़ जाता है। तो यहां पर मैंने अलग से आपके लिए यह टॉपिक ले लिया है। हो सकता है कि आज नहीं समाप्त होगा तो कल आपका समाप्त हो जाएगा। कल मैं कंटिन्यूस क्लास लूंगा और लगभग 2 घंटे की क्लास रोज रोज आपकी चला करेगी। 2 घंटे में तो बहुत कुछ हम लोग खींच सकते हैं, और जितना जल्दी आप नोट करते जाएंगे उतना बढ़िया आपका क्लास भी निकलता चला जाएगा, क्योंकि मेरा मकसद होगा कि आप संतुष्ट हों, सेटिस्फाइड हों, एक एक चीज़ों को आप समझते हुए चले। लेकिन एक चीज़ बच्चे और ध्यान रखिएगा, मेरी बात को खास करके गौर से सुनिएगा कि जब पढ़ा रहे होते हैं ऑफलाइन में भी ये दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जो मैंने महसूस किया है कि जब आप क्लास में बैठते हैं, या सभी बच्चे बैठे हैं, सभी प्रकार के बच्चे बैठे हैं, हो सकता है किसी बच्चे ने एक बार पहले से पढ़ा हुआ हो और किसी बच्चे ने 1-2 बार भी अभी नहीं पढ़ा है या बेसिक बुक्स को भी नहीं पढ़ा है। यहां पर उद्देश्य यह होता है कि सभी बच्चों को साथ लेकर के चले। जिन बच्चों ने एक बार अच्छी तरह से पढ़ लिया है और फिर भी वो कोर्स में आते हैं, तो उनसे थोड़े से धैर्य की अपेक्षा होगी कि अपने साथियों को भी साथ लेकर के चले। अगर आपको समझ में आ जाता है बहुत बढ़िया है, लेकिन उन बच्चों के लिए भी थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना होगा जिन्होंने कि पहली बार इतिहास पढ़ना प्रारंभ किया है, तो उनको भी तो साथ लेकर के चलना हमारा फर्ज बनता है ना। तो बेसिक टू एडवांस इसी को कहेंगे, बेसिक भी लेके चलेंगे, एडवांस भी लेके चलेंगे। और जो बच्चे समझ जाते हैं तो वो उस समय का सदुपयोग कर सकते हैं, रिवाइज करने में कर सकते हैं, या फिर क्वेश्चन आंसर जल्दी से जल्दी लिख करके मुझे भेज सकते हैं। जल्दी मैं आपके लिए एक कॉपी चेकिंग वाला एक ईमेल आईडी क्रिएट कर दूंगा, जहां की सारे प्रश्न आप डिजिटल फॉर्मेट में भेज देंगे, और डिजिटल फॉर्मेट में भेजने के बाद फिर मैं डिजिटली चेक करके आपके ईमेल पर ही भेज दूंगा, ताकि आपके पास भी रिकॉर्ड रहे कि आपने किस प्रकार से परफॉर्मेंस अपना दिया हुआ है। जरा इस बात को ध्यान रखिएगा कि हमें बेसिक वाले बच्चों को भी साथ लेकर के चलना पड़ेगा। ठीक है बच्चे, यहां पर आपकी डेली क्लास होगी, रेगुलर क्लास होती है।
हाँ, ये कोर्स आपको परचेज करना होगा, ये फ्री क्लास नहीं है, 2-3 क्लास आपकी फ्री हो गई। यहां पर हमने क्या देखा कि प्राचीन भारत का जो आधुनिक इतिहास लेखन है उसे हमें समझने की जरूरत होगी, और समझने की जब जरूरत होगी तो यहां पर क्या होता है कि भारतीय इतिहास के ऐसे लिख देंगे कि प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन में क्या होता है, अध्ययन हेतु विभिन्न विचारधारा यहां पर स्पष्ट होती है। प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन हेतु यहां पर क्या होगा, अध्ययन हेतु विभिन्न विचारधाराओं के कारण क्या होता है कि इतिहास लेखन की समस्या उत्पन्न होती है। यहां पर उत्पन्न होती है, खासकर होती है। हुआ क्या, समस्या ये आ जाती है कि जब हम इतिहास की बात करते हैं कि जो हमारे पूर्वजों का इतिहास रहा या पूर्वजों के लिए जिस प्रकार से बातें चली या पूर्वजों ने जो भी कार्य किया, उसको अगर हम एक क्रमबद्ध ढंग से पिरोना चाहें तो कहीं पर भी स्पष्ट तरीके से लिखा हुआ नहीं मिलता है। जैसे आप देखेंगे शुरुआत के दौर पर पूर्व पाषाण काल में देखेंगे तो वहां पर कुछ हद तक आपको पुरातात्विक साक्ष्य तो मिलते हैं, लेकिन पुरातात्विक साक्ष्यों के साथ साहित्यिक साक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं, बल्कि लंबे समय तक ये समस्या बनी रहती है। इवन आप हड़प्पा काल में देखेंगे तो वहां पर भी पुरातात्विक साक्ष्य मिलेंगे, लेकिन साहित्यिक साक्ष्य अभी पढ़े नहीं जा सके हैं तो वहां पर प्रकट नहीं हो पाता है। फिर आप वैदिक काल में आते हैं तो वैदिक काल में आप देखते हैं कि साहित्यिक साक्ष्य तो है, पुरातात्विक साक्ष्य थोड़े से कम हो जाते हैं। कमोवेश हम जानते हैं कि 600 बीसी के बाद जाकर के साहित्यिक और पुरातात्विक साक्ष्य दोनों साथ साथ चलते हुए मिलेंगे, लेकिन दोनों में फिर भी तालमेल स्थापित नहीं होता है। जब ये बातें स्थापित हो जाती है तो इसकी वजह से इसकी व्याख्या अलग अलग तरीके से करने की संभावना बनती है, और इतिहास लेखन की समस्या तब शुरू होती है जब खास विचारकों ने इस बात को लेकर के इतिहास लेखन की प्रक्रिया को प्रारंभ किया और उसने अपनी बातों को वहां पर डाल दिया। मैं यहां पर आपको संकेत दे रहा था और आप शायद इस बात को समझ पाए होंगे कि जो ब्रिटिश काल होता है यानी 18वीं सदी के आसपास आधुनिक इतिहास लेखन की शुरुआत होती है, और जो सोर्स है उसके आधार पर। लेकिन ब्रिटिशों ने अपनी विचारधारा के आधार पर इतिहास लेखन को लिखने की कोशिश की, जिससे एक बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड गैप उत्पन्न हो गया, जिसको कि समझना आपके लिए बड़ा नामुमकिन हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि सरल तरीके से इसको समझा जाए। मैं बताता हूं कैसे। यहां पर क्या होता है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन हेतु विभिन्न विचारधाराओं के कारण इतिहास लेखन की समस्या उत्पन्न होती है। यह समस्या इसलिए जटिल हो जाती है क्योंकि यहां पर औपनिवेशिक शासन ने क्या होगा, यह समस्या इसलिए जटिल हो जाती है क्योंकि औपनिवेशिक शासकों का मतलब क्या होगा, औपनिवेशिक शासकों ने, जो ब्रिटिश शासक है उसकी बात कर रहे हैं, औपनिवेशिक शासकों ने अपनी जरूरतों के हिसाब से क्या कर दिया, जरूरतों के हिसाब से सूचनाओं की गलत व्याख्या कर दी, सूचनाओं की अलग अलग व्याख्या कर दी, यहां पर कर दी। यहां पर उसने, चूंकि औपनिवेशिक शासन को हमने क्या ब्लेम दिया, क्योंकि जो उपनिवेशवाद है, जब मैं आपको मॉडर्न में पढ़ाऊंगा तो उपनिवेशवाद की जो प्रक्रिया होती है वह हमेशा जो मातृदेश है उसके फायदे के लिए वह काम करता है। हमेशा उपनिवेशवाद मातृदेश के फायदे के लिए काम करता है। तो जो औपनिवेशिक शासकों ने अन्वेषण प्रारंभ किया भारतीय स्रोत का, उसने अपनी जरूरतों के हिसाब से इसकी व्याख्या कर दी, और जब व्याख्या कर दी यह एक
विचित्र संजोग में कहीं फंस जाता है या विचित्र भंवर में फंस जाता है, जिसमें कि हमने देखा कि एक पक्षीय व्याख्या होती चली गई। जिस चीज की व्याख्या उसने जिस रूप में करनी चाहिए उसी रूप में कर दी, और बहुत दिन तक तो इतिहास उसी पैटर्न पर चलता भी रहा। लेकिन कालांतर में मार्क्सवादी वगैरह आते हैं तो उन्होंने संशोधन कर दिया। फिर देखेंगे उसको। हमने क्या देखा कि औपनिवेशिक शासकों ने अपनी जरूरतों के हिसाब से सूचनाओं की अलग अलग व्याख्या कर दी, और इस व्याख्या के साथ अन्य दोष तब उत्पन्न हो गया। इस व्याख्या के साथ क्या होता है, साथ अन्य दोष तब और जुड़ते चले गए, जबकि आप क्या देखते हैं, चले गए, जबकि विभिन्न विचारधाराओं ने, जबकि इससे इतर अन्य विचारधाराओं ने भी इसकी व्याख्या ने इतिहास की व्याख्या अलग अलग तरीके से करनी प्रारंभ कर दी। व्याख्या अलग अलग तरीके से करनी प्रारंभ कर दी। यहां पर चूंकि प्रारंभ कर दी, एक प्रकार से यह भूमिका का पार्ट हो जाएगा कि हमने देखा कि शुरुआत किसके द्वारा किया जाता है, उपनिवेशवादी शासकों के द्वारा, यानी ब्रिटिशों के द्वारा किया जाता है। और ब्रिटिशों के उस कुतर्क को दूसरे विचारधाराओं के लोगों ने उसे और भी विभिन्न प्रकार के तर्कों में बदल दिया, जिसमें से कुछ कुतर्क उत्पन्न हो जाता है और कुछ एकांगी व्याख्या हो जाती है, जिसका कि हम विश्लेषण रह करके करेंगे। क्योंकि आप प्रश्न में देखते हैं कि केवल मार्क्सवादी इतिहास के बारे में पूछा है, जबकि प्रश्न आपको केवल मार्क्सवादी पर नहीं आ सकते। हो सकता है कि अगला प्रश्न जो पूछा जाए वह अन्य चीजों से पूछा जाए, अन्य भागों से पूछा जाए। इस व्याख्या के साथ अन्य दोष तब और जुड़ते चले गए जब इससे इतर क्या होगा, इतर अन्य विचारधाराओं ने इतिहास की व्याख्या अलग अलग तरीके से करनी प्रारंभ कर दी। यह क्या होता है कि भारतीय इतिहास का अध्ययन और भी ज्यादा दोषपूर्ण बनता चला जाता है। इससे क्या होता है कि यह से दोष और भी गहराता चला गया। यहां पर क्या होता है कि बहरहाल आप लिख सकते हैं एक कंक्लूजन के तौर पर, बहरहाल कि प्राचीन भारत का आधुनिक इतिहास लेखन कब प्रारंभ होता है। आधुनिक इतिहास लेखन 18वीं शताब्दी से प्रारंभ होता है। जरा यहां समझिएगा, प्रारंभ होता है। जरा इस लाइन को जरा गौर से समझिएगा, क्योंकि यहां पर चूंकि आप जब एनसीईआरटी पढ़ते हैं और शब्दों के अर्थ नहीं समझ पाते हैं तो आप फिर उसके मर्म को नहीं समझ पाते हैं। यही सबसे ज्यादा दिक्कत मैं देख रहा हूं हर बच्चों के साथ हो रही है कि आप बिना मर्म को समझे हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं। यहां मैं जरा मर्म समझाता हूं, क्या मैंने शब्द डाला है और इसका क्या अर्थ होगा। यहां पर कहा गया कि बहरहाल प्राचीन भारत का आधुनिक इतिहास लेखन 18वीं शताब्दी से प्रारंभ होता है। क्या इसका अर्थ आप यह प्राप्त कर रहे हैं कि इससे पहले भारत में इतिहास लेखन की परंपरा नहीं थी? क्या भारत में इससे पहले इतिहास लेखन किया ही नहीं जाता था? क्या आप इससे निष्कर्ष यह प्राप्त कर पा रहे हैं? तो आप यहां पर गलत हो जाएंगे। इसकी व्याख्या हम लोग अलग से करेंगे कि भारत में जो इतिहास लिखे जाते थे वह एक प्रकार से धार्मिक इतिहास के साथ ही उसका लेखन किया जाता था। इसकी व्याख्या हम अलग से नहीं करते। जैसे आप गुप्त काल में देखेंगे या मौर्योत्तर काल के बाद देखेंगे तो मौर्योत्तर काल के बाद आप एक राजनीतिक स्रोत के रूप में पुराणों को स्वीकार करते हैं। यानी पुराणों को वायु पुराण है, मत्स्य पुराण है, ब्रह्मांड पुराण है, एक तरह से भागवत पुराण है, बहुत सारे पुराणों को आप देखेंगे जिसमें कि आपको राजवंशों का इतिहास मिलेगा और वहां से आप एक प्रकार से इतिहास की पुनः रचना कर लेते हैं। या मैं आपको जब सोर्स में बता रहा हूँ इसको मैं लिखा भी दूंगा। इसके आधार पर आप जैसे पढ़ते हैं कि कई बच्चों ने सवाल भी पूछा था कि अगर हम वेद को, यानी ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है, उनको या ब्राह्मण ग्रंथों को स्वीकार करते हैं कि यहाँ से कुछ स्रोत है या उन देवी देवताओं की संरचना को प्राप्त करते हैं या वैदिक काल की राजनीतिक संरचना को वहीं से निकाल करके वैदिक ग्रंथों से ही निकाल करके प्राप्त करते हैं, तो क्या यह एक प्रकार से धार्मिक साहित्य की व्याख्या करनी नहीं हो जाएगी? लेकिन यहां पर आप समझिए कि हम लोगों ने क्या किया है, चूंकि इतिहास उस रूप में लिखा नहीं गया था जैसा कि हमने परवर्ती काल में देखा था, तो हमने वहां पर एक प्रकार से निरपेक्ष व्याख्या की है। ऐसा नहीं है कि यहां पर हमने धार्मिक साहित्य का सहारा लिया
तो इसका मतलब है कि धर्म से जुड़ी हुई बातों को ही केवल लिखा। हमने धार्मिक साहित्यों में से धर्मनिरपेक्ष बातों को ढूंढ करके निकाला और उस हिसाब से अपने इतिहास की रचना की। लेकिन यहां पर आप इस बात को गौर करेंगे कि पहले इतिहास इस रूप में नहीं लिखा जाता था जैसा कि आधुनिक इतिहास लेखन से के बाद प्रारंभ होता है। तो बहरहाल प्राचीन भारत का आधुनिक इतिहास लेखन 18वीं सदी से प्रारंभ होता है। और वस्तुतः क्या होगा? वस्तुतः जब भारत में कंपनी का शासन प्रारंभ हुआ, वस्तुतः जब भारत में कंपनी का शासन प्रारंभ हुआ, शासन प्रारंभ हुआ तो क्या होता है? तो कंपनी द्वारा शासितों की परंपराओं को समझने का प्रयास किया गया। प्रयास प्रारंभ हुआ। यानी जब यहां पर कंपनी शासन स्थापित होता है, उसके बाद जो शासित है उस पर हम किस प्रकार से शासन करेंगे या किस प्रकार से उसकी शासन प्रणाली थी और उसी के अनुरूप हम अपनी शासन व्यवस्था को डालें, इसके लिए एक प्रयास प्रारंभ होता है। जैसे आप देखेंगे, अब मैं थोड़ा सा आपको मॉडर्न हिस्ट्री में ले जाना चाहूंगा कि ब्रिटिश कंपनी को सबसे पहले क्या मिलता है? दीवानी का अधिकार मिलता है। दीवानी का मतलब क्या होता है? प्रश्न पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। आपसे प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न पूछा जा चुका है कि कंपनी को प्राप्त दीवानी अधिकार का क्या तात्पर्य है। क्या इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आप तैयार हैं सभी बच्चे? एक मैं पढ़ा रहा हूं मेंस का, ध्यान रखिएगा, लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं मणिकांत सर के शब्दों में कि किस प्रकार से कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी होता है। आप प्री और मेंस के झंझट में पड़े रहते हैं कि मैं पीटी की तैयारी कर रहा हूं, मैं मेंस की तैयारी कर रहा हूं। इस झंझट से आप निकल जाइए, ये झंझट आप छोड़ दीजिए, इससे बिल्कुल मुक्त हो जाइए। क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा से मुख्य परीक्षा के और मुख्य परीक्षा से प्रारंभिक परीक्षा के, प्राचीन भारत से मध्यकालीन भारत के, मध्यकालीन भारत से आधुनिक भारत के प्रश्न अपने आप इंटरलिंक होते चले जाते हैं। अगर आप लोग तैयार होते हैं तो बताइए, मैं एक ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आपको लिख करके पूछता हूं मॉडर्न इंडिया से, क्योंकि वहीं से मैं इसको लिंक करना चाहूंगा। क्योंकि बात हो रही है अभी ब्रिटिश भारत की, क्योंकि ब्रिटिश भारत, जब ब्रिटिश कंपनी यहां पर स्थापित होती है तो शासितों पर, यानी जिस पर हम शासन कर रहे हैं उसकी परंपराओं के बारे में जानकारी लेने की अपेक्षा होती है कि भला किस प्रकार से शासन व्यवस्था को लागू करें। पहले की क्या परंपरा थी आप देखेंगे, जैसे कि भूराजस्व व्यवस्था है, तो भूराजस्व व्यवस्था में स्थायी बंदोबस्ती वाले क्षेत्र में आप देखेंगे कि जमींदारों के साथ ही बंदोबस्ती की जाती है, क्योंकि इस क्षेत्र में जमींदार बड़े प्रबल हुआ करते थे और उसके साथ बंदोबस्ती करना ज्यादा आसान हुआ करता था। तो यहां पर मैं आपसे चाहूं तो एक प्रश्न भी पूछ सकता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि शायद आप लोग तैयार नहीं होंगे, तो मैं यहां पर छोड़ देता हूं कि चलिए यहां पर अगर देना चाहे तो एक बार देख लीजिएगा। यहां पर मैं पूछ देता हूं, जरा क्वेश्चन में एक्स्ट्रा आपको पूछ देता हूं, ये ध्यान रखिएगा, ये इसका पार्ट नहीं होगा, इसको मैं अलग से प्रश्न बना देता हूं एक्स्ट्रा के रूप में। यहां पर क्या होता है, कंपनी को प्राप्त दीवानी यानी सिविल दीवानी अधिकारों से सुनिश्चित हुए थे। ध्यान रखिएगा, एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी कर रहे हैं। सुनिश्चित हुए थे, क्या सुनिश्चित हुए थे? पहला, भूराजस्व प्राप्त करना। दूसरा जो हो जाएगा आपका सिविल न्याय प्रदान करना। तीसरा होगा प्रदान करना। तीसरा जो हो जाएगा वह हो जाएगा द्वैध शासन व्यवस्था को लागू करना। मैं ज्यादा जटिल नहीं बनाता हूं, लागू करना। उत्तर जो हो जाएगा वह 1, 2 एंड 3 हो जाएगा। बी हो जाएगा आपका 2, 3। सी हो जाएगा आपका 1, 2 एंड डी हो जाएगा केवल एक। यहां पर क्या आंसर दे सकते हैं आप सभी बच्चे? बहुत तेजी से जवाब दीजिएगा। ये मैंने इंस्टेंट इसलिए आपके लिए क्वेश्चन बना दिया है, इंस्टेंट बनाया है, ताकि आप समझ पाए कि जब पढ़ाई होती है तो पढ़ाई को किस प्रकार से हम लोग एकदम से एक नए लेवल पर ले जा सकते हैं। पढ़ रहे हैं एंशिएंट इंडिया और यहां पर हम लोग मॉडर्न इंडिया के क्वेश्चन को सवालों को ढूंढ रहे हैं, क्योंकि यहां पर बात हो रही थी मॉडर्न इंडिया की। मैंने रेफरेंस के तौर पर यह क्वेश्चन पूछा है। अगर आप गलत भी देते हैं यहां पर तो मुझे कोई अफसोस नहीं होगा या आपको भी अफसोस नहीं होना चाहिए, क्योंकि
ऐसा प्रश्न मैंने अचानक से पूछा है तो स्वाभाविक है कि आपको उत्तर देने में थोड़ी दिक्कत होगी। मैं इस बात से अवेयर हूं, लेकिन आप सही जवाब देते हैं क्योंकि आप अच्छे संस्थान में, खास करके वैसे संस्थान से जुड़े हुए जहां की केवल हिस्ट्री की ही पढ़ाई की जाती है, तो ये आपके ऊपर एक प्रेशर रहेगा कि आप हिस्ट्री के सर्वश्रेष्ठ संस्थान से जुड़े हुए हैं, तो आपको आंसर देना चाहिए। मैं देखता हूं बच्चे क्या आंसर दे रहे हैं, मैं थोड़ा हट करके बोर्ड से हट करके देता हूं। तो यहां आंसर आ जा रहा है आपका ए आ जा रहा है शशि भूषण यादव का, पार्थ का डी आ जाता है और प्रभात कुमार सिंह का ए है, देव काश्यप का बी है, पार्थ का आंसर डी आ जाता है और देवीलाल का आंसर भी बी आ जाता है, जो कि मुझे लग रहा है कि कंप्लीट गलत है। अभी तक जितने भी बच्चे आंसर दे रहे हैं सभी का आंसर गलत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। यह भी नहीं होगा और यह भी नहीं होगा, यह भी नहीं होगा, आपका आंसर जो होगा 1 और 2 होगा। द्वैध शासन व्यवस्था की तो बात ही नहीं है। जो बच्चे बी आंसर दे रहे हैं उन्होंने अभी तैयारी को थोड़ा सा और मुकाम देना है, थोड़ा सा और उसको और भी इनहेंस करना है, क्योंकि द्वैध शासन व्यवस्था जो ड्यूअल यानी डायरकी है वह व्यवस्था ही अलग है, उसको इससे नहीं जोड़ सकते, यह आप माने। तो बी आंसर देने वाले बच्चे का तो गलत हो जाता है। हाँ, यह हो सकता है कि आप भू राजस्व प्राप्त कर सकते हैं, सिविल न्याय दिलाने का अधिकार मिल सकता है, तीसरा आपका गलत हो जाएगा। आंसर क्या होगा इसका 1 और 2 हो। ध्यान रखिएगा, मैंने पहले ही आपको आश्वासन दिया था, यह क्वेश्चन आपके लिए एक्सटेम्पोर मतलब ऐसे ही अचानक से रेंडमली मैंने पूछ दिया है और इसके लिए आप तैयार नहीं थे। आप परेशान मत होइएगा कि मैंने क्या पूछ दिया और क्या मैं रोज रोज आपको इसी तरह से परेशान करूंगा। ध्यान रखिएगा कि मैं अगर आपको परेशान करूंगा इसका मतलब होगा कि मैं आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी की तरफ ले जाना चाहता हूं। मेरी बातों को आप बुरा मत मानिएगा कि मैं आपको उलझाना चाहता हूं या कहां से मैं प्रश्न पूछ रहा हूं। जब थोड़े दिन आप मेरे साथ रहेंगे ना तो इस प्रक्रिया से आप यूज्ड टू हो जाएंगे, फिर आप खेलने लग जाएंगे, लगेगा अच्छा ऐसे चुटकी बजाएंगे और प्रश्न आपका सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि मैंने लगभग इसी तरह से आपकी स्टडी कराया और चूंकि लिख करके मैं पढ़ा रहा हूं तो मेरे पास ये छूट होती है, ये क्षमता होती है, तो मैं इंस्टेंट आपके लिए कुछ प्रश्न को क्रिएट कर दूं। ठीक है बच्चे, बहुत बहुत धन्यवाद सभी बच्चों ने जिन्होंने कि पार्टिसिपेट किया, और इसको मैं डाल देता हूं बॉक्स के रूप में, ताकि अगर आपके पास यह मटेरियल जाए तो आप यहां पर कंफ्यूज मत कर जाइएगा कि यहां पर यह मैटर कहां से आ गया था। ये क्या है, एक बॉक्स का मैटर है जो मैंने सिर्फ चेकिंग करने के लिए आपको दिया हुआ था। अब आते हैं जरा पिछले स्लाइड पर। यहां पर हमने कहा कि बहरहाल प्राचीन भारत का आधुनिक इतिहास लेखन 18वीं शताब्दी से प्रारंभ होता है और वस्तुतः जब भारत में कंपनी का शासन प्रारंभ हुआ तो कंपनी द्वारा शासितों की परंपराओं को समझने का प्रयास प्रारंभ हुआ कि जिस पर हम शासन करने जा रहे हैं उसकी परंपरा वस्तुतः क्या है। आप देखेंगे एक कोड ऑफ जेंटू लॉ, जो विवादा वर्ण व सेतु जैसे ग्रंथ हैं जो बंगाल में प्रचलित हुआ करता था, जो कि बंगाल में ही शासन व्यवस्था स्थापित हो रही है, तो वहां के कानूनी ग्रंथ को उठा करके ट्रांसलेट कर दिया गया। किसमें ट्रांसलेट कर दिया गया, इंग्लिश भाषा में कर दिया गया। आप देखते हैं कि अभिज्ञान शाकुंतलम है या अन्य जो भगवत गीता है, इन सभी ग्रंथों का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन प्रारंभ होता है। क्योंकि वो संस्कृत भाषा में नहीं जान सकते थे तो संस्कृत भाषा से ट्रांसलेट उन्होंने अंग्रेजी में कर दिया ताकि समझना आसान हो जाए और उसके अनुरूप अपनी शासन व्यवस्था को स्थापित कर पाए। यहां जो शुरुआत होता है आधुनिक इतिहास लेखन सिर्फ इसलिए कि कि वहां पर शासितों की परंपराओं को बेहतर तरीके से समझा जा सके और यहां पर समझ करके उसके अनुरूप शासन व्यवस्था को लागू किया जा सके। तो यहां पर क्या होगा, इसमें समझने का प्रयास प्रारंभ हुआ। इसी क्रम में क्या होता है, इसी क्रम में बहुत सारे अन्वेषण प्रारंभ हो जाते हैं। इसी क्रम में क्या होगा, इसी क्रम में संस्कृत ग्रंथों का अंग्रेजी में अनुवाद का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद होना, भाषा में अनुवाद किया जाना तथा इस अनुवाद की प्रक्रिया को, इस अनुवाद अथवा अध्ययन की प्रक्रिया को, अनुवाद अथवा अध्ययन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए, अध्ययन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए क्या कर दिया गया, प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए क्या कर दिया गया, आगे बढ़ाने के लिए कुछ संस्थाओं की स्थापना की गई, स्थापना की गई।
कुछ संस्थाओं की स्थापना की गई। यहां पर केवल अगर यहां पर आप प्रश्न लिखना चाहते हैं, मान लीजिए कभी आप उत्तर लिखने के लिए जाते हैं और उत्तर लिखने के दौरान केवल इतनी ही दूर तक आप लिख देंगे तो आपका उत्तर पूरा नहीं माना जाएगा। यकीन करिए बढ़िया मार्क्स उस पर नहीं मिलेगा जब तक आप यहां पर एग्जाम्पल नहीं दे देंगे। उदाहरण के लिए जब तक आप यहां पर नहीं दे देंगे शब्द। उदाहरण के लिए कुछ यहां पर संस्थाओं की स्थापना की जाती है जिसको हम कहते हैं एशियाटिक सोसाइटी। एशियाटिक सोसाइटी अब क्या होगा, कलकत्ता की स्थापना हो जाएगी। यानी 1784 में क्या होता है, एशियाटिक सोसाइटी, एशियाटिक सोसाइटी क्या होगा, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना होती है। सोसाइटी की स्थापना कहां होती है, स्थापना कलकत्ता में होती है। कलकत्ता में लिखता हूं, अब तो नाम हो गया है कोलकाता, कलकत्ता में होती है एशियाटिक सोसाइटी, यानी एशिया की बातों को समझने वाली सोसाइटी। दूसरा जो हो जाएगा आपको 1804 में आप देखेंगे यहां पर एशियाटिक सोसाइटी ऑफ एशियाटिक सोसाइटी एक कलकत्ता में स्थापित हो जाता है, दूसरा बंबई में आपको स्थापित हो जाएगा। दूसरा जो हो जाएगा वह हो जाएगा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंबई हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, 1704 में क्या हो जाता है, में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंबई, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंबई हो जाएगा। सोसाइटी ऑफ कहां हो जाएगा, ऑफ बंबई हो जाता है। और आपको एक याद होगा, फैक्ट्स याद होगा, उसको भी यहां पर डाल दीजिए। 1823 में क्या होता है, 1823 में हो जाता है आपका एशियाटिक सोसाइटी ऑफ, सोसाइटी ऑफ क्या हो जाएगा, सोसाइटी ऑफ लंदन प्रारंभ हो जाता है, लंदन की स्थापना होती है। यह स्थापना क्यों होती है, स्थापना हुई। जब आप प्रारंभिक परीक्षा के लिए जाते हैं इस फैक्ट्स को आपको याद करने की जरूरत होती है, क्योंकि हाल फिलहाल में जो मॉडर्न इंडिया के प्रश्न पूछे जा रहे हैं प्रारंभिक परीक्षा में उस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। लेकिन यहां पर जो हम लोग कर रहे हैं, यहां पर आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर ही केवल इसको यूज करना चाहिए, इससे ज्यादा आपको यहां पर यूज नहीं करना चाहिए। यहां पर केवल और केवल आप उदाहरण के लिए कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो जब आप आंसर लिख रहे होंगे तो इतना फैक्ट्स आप नहीं लिखें, बल्कि आप कह सकते हैं कि अनेक प्रकार के एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई। आप एकदम सिस्टमैटिक लिखने लगेंगे ऐसे तो हो सकता है कि आपके पास टाइम नहीं मिले। आप लिख सकते हैं कि अनेक प्रकार की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना होती है, जिनमें कि कलकत्ता में है, आपका बंबई में है और मद्रास में जो लंदन है वहां की एशियाटिक सोसाइटी प्रमुख हो जाती है। इस प्रकार से भी लिख करके आप काम चला सकते हैं, उससे भी आपका काम चल जाएगा। ये डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार से इसको लिखना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। क्या यहां पर समझ पा रहे हैं सारी बात? 1804 होगा, 1704 लिख दिया क्या, 1804 होगा बच्चे, 1804 होगा। 1704 कैसे होगा, 1804 होगा, मैंने गलती से वहां पर लिख दिया था, 1804 यहां पर हो जाएगा। ठीक है, हाँ, इसको जरूरत नहीं है। हमने क्या देखा कि विलियम जोन्स वगैरह की चर्चा आगे करेंगे तो यहां पर हमें लिखने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है ना? हाँ चंदन जी, बिल्कुल आपने सही समझा। बबीता सार्थक, बिल्कुल आपने सही करेक्ट करवाया। वहां पर मैंने 1804 के बदले यहां पर लिख दिया था 1704 लिख दिया था। आपने बहुत बढ़िया करेक्शन करवाया, आप लोग जागरूक बच्चे हैं। बिल्कुल बीएन चौधरी, डोंट वरी, उसको मैंने सुधार कर दिया है, आप उसको परेशान मत होइए। वो लिखने के दौरान कभी कभी क्या होता है कि एक झटके में लिखाता हुआ चला जाता है। बात समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जो ऐसे एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हो रही है वह इसलिए हो रही है ताकि शासितों की इच्छा को हम जान पाए, शासितों की इच्छा ही नहीं उसकी परंपरा को जान पाए और उस परंपरा के आधार पर ही अपनी शासन व्यवस्था को स्थापित कर पाए। ध्यान रखिएगा, इस समय का जो ब्रिटेन है वह भी ड्वेलिज्म में जी रहा है। वह भी इस समय ब्रिटेन में भी आप देखेंगे कि बहुत अधिक उपयोगितावादी विचारधारा, जिसकी चर्चा आगे हम लोग करने वाले हैं, वो बहुत ज्यादा प्रभावी नहीं हुआ है। वहां पर यह एक तरह से वाणिज्यवादी चरण चल रहा है और वहां पर माना जा रहा है कि जितना अधिक हम शोषण कर पाए या वाणिज्य व्यापार की बढ़ोतरी के लिए जिस प्रकार की भी प्रक्रिया को अपनाएं वह ठीक ही रहेगा, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। इसलिए आप देखेंगे कि वहां पर लूट खसोट, एक प्रकार से किसी भी प्रकार से अपने निर्यात को बढ़ावा देने की बात, ये सब आपको वहां पर दिखाई देगी। लेकिन आगे चल करके जब यूटिलिटेरियंस आ जाते हैं, उपयोगितावादी आते हैं, तो थोड़ी सी बातें परिवर्तित होती हुई प्रतीत होगी। मैं क्रमबद्ध ढंग से आपको लेके चलता हूं, आपको धीरे धीरे सारी बातें क्लियर होती चली जाएंगी। ठीक है, तो हमने क्या देखा, 1784 में, 1804 में और 1823 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ लंदन की स्थापना यहां पर हो जाती है। यहां पर क्या होता है, वैसे ब्रिटिश अधिकारी
वैसे ब्रिटिश अधिकारी जो किससे जुड़े हुए थे? अधिकारी जो भारत के अन्वेषण से जुड़े हुए थे, भारत के अन्वेषण से जुड़े हुए थे, उसे क्या कहा गया? जुड़े हुए थे, उसे क्या कहा गया था? जुड़े हुए थे भारत के अन्वेषण से, या यह भी कर सकते हैं भारतीय परंपराओं के, यह भी आप डाल सकते हैं, परंपराओं के अन्वेषण से जुड़े हुए थे, उनको क्या कहा गया थे? उन्हें क्या कहा गया? उन्हें भारतविद कहा गया। भारतविद कहा गया, यानी जो भारत के बारे में जानकारी रखता है उसको हम क्या कहते हैं? भारतविद, यानी इंडोलॉजिस्ट कहा गया। भारतविद यानी इंडोलॉजिस्ट, अथवा क्या कहते हैं? अथवा प्राच्यविद कहा गया, यानी ओरिएंटलिस्ट कहा गया। यानी इससे कहा गया जो भारत के बारे में जानकारी दे रहा है या भारत के अन्वेषण कर रहा है और उसी क्रम में बहुत सारे ग्रंथों का यहां पर अनुवाद भी कर रहा है, उसे हमने क्या कह दिया? भारतविद कह दिया, या इंडोजेनिस्ट कह दिया। भारतविद यानी इंडोजेनिस्ट, या अथवा प्राच्यविद, जिसको हम ओरिएंटलिस्ट कहते हैं, इसको हम कहते हैं प्राच्यविद या भारतविद कहा गया, जो जुड़े हुए थे। और इनमें आपने जो पहले लिखा उसको अब यहां पर आप डाल सकते हैं कि ऐसे में कौन हो जाएंगे? ऐसे ब्रिटिश अधिकारियों में कौन हो जाएंगे? खास करके विलियम जोन्स हो जाएंगे, मैक्स मूलर इत्यादि यहां पर प्रमुख हो जाएंगे। ऐसे अधिकारियों में विलियम जोन्स हो जाएंगे, अथवा जोन्स तथा मैक्स मूलर इत्यादि क्या थे? प्रमुख हुआ करते थे। इत्यादि प्रमुख थे। अब जरा इसकी बात करते हैं कि ऐसे अधिकारी जिन्होंने कि भारत का विवरण दे रहा है या भारत के बारे में बात कर रहा है, वह क्यों करना चाह रहा है और इसका क्या परिणाम होता है? क्या इससे भारत को फायदा होता है, या भारतीय परंपराओं को फायदा होता है, या इससे ब्रिटिशों को फायदा होता है? ये बातें भी गौर करने वाली बात होगी, क्योंकि आप जब पढ़ते हैं यहां पर लगता है कि ऐसे अधिकारी जो भारत के बारे में विवरण दे रहा है, तो अचानक से आपके मन में एक प्रकार से मैक्स मूलर या जो विलियम जोन्स वगैरह है उसके प्रति एक सहानुभूति सी क्रिएट हो जाती है। लगता है कि ये बहुत बढ़िया है, ऐसा ही अधिकारी होना चाहिए जो भारत के बारे में अच्छा सोचता हो। लेकिन इसकी भी कुछ अपनी सीमाएं, ऐसा नहीं है ये परफेक्ट, इसकी भी कुछ अपनी सीमाएं हैं जिसे हमें देखने की आवश्यकता होगी। क्या सीमाएं हैं, जरा इसको समझते हैं और तब समझेंगे कि यह किस प्रकार से भारत के लिए उतना फायदेमंद नहीं रहा जैसा कि हम जान पाते। यहां पर क्या होगा? इन भारतविदों ने क्या किया? विदों ने संस्कृत ग्रंथों के आधार पर क्या किया? आधार पर भारत का विश्लेषण किया। भारत अथवा भारतीय परंपराओं का क्या किया? परंपराओं का विश्लेषण किया। भारतीय परंपराओं का विश्लेषण किया। इन्होंने क्या किया? संस्कृत ग्रंथों के आधार पर यहां पर विश्लेषण किया। आप ये बताइए कि संस्कृत ग्रंथ, अगर मैं जैसे दूसरा सोर्स वाले भाग में आऊंगा, वहां पर आपको संस्कृत ग्रंथ के बारे में एक मैं बॉक्स बनवाता चलूंगा कि जब बताऊंगा कि संस्कृत ग्रंथ जो प्रारंभ में होता है, वो प्रारंभ में संस्कृत भाषा अपनी होती नहीं है। संस्कृत भाषा का विकास बाद में होता है। जन भाषा के रूप में संस्कृत भाषा नहीं थी। जन भाषा के रूप में संस्कृत भाषा आपको बहुत बाद के काल में दिखाई देगा। वैसे तो संस्कृत के प्राचीनतम ग्रंथ जो पाणिनि की अष्टाध्यायी है, वह तो आपको महाजनपद काल में ही दिखाई देगा। लेकिन एक्चुअल में संस्कृत भाषा की लोकप्रियता रुद्रदामन के काल में जाते हैं, यानी मौर्योत्तर काल से प्रारंभ होता है। पहले जो ग्रंथ हुआ करता था वह जन ग्रंथ, जन भाषा में हुआ करता था, जिसको कि पाली और प्राकृत भाषा के आधार पर लिखा गया था। जैसे जैन धर्म देखेंगे, बौद्ध धर्म देखेंगे, तो वहां पर पाली और प्राकृत भाषा के आधार पर ही ग्रंथ लिखे हुए नजर आएंगे।
संस्कृत ग्रंथ बहुत बाद में लिखे जाते हैं और संस्कृत ग्रंथ जो लिखे जाते हैं वो एक प्रकार से इलीट क्लास के लिए लिखा गया है। वहां पर आपको छोटे वर्गों का जो निचला वर्ग है, जो ग्रामीण क्षेत्र है या जो एक तरह से शोषित वर्ग है, उसका बहुत ज्यादा उल्लेख नहीं मिलेगा, क्योंकि जो संस्कृत जान रहा होगा वह इलीट वर्ग का है, ब्राह्मणवादी एक तरह से व्यवस्था से वो जुड़ा हुआ है, तो वह क्यों लिखेगा? जो निचले तबके का दुख दर्द है उसको क्यों महसूस ही नहीं होगा? आप एक बार जानते हैं कि अंबेडकर जी और गांधी जी के बीच में एक विवाद भी होता है, जाति व्यवस्था को लेकर के लगातार विवाद होता रहा। अछूतोद्धार के लिए गांधी जी ने भी प्रयास लगातार प्रारंभ किया। कई बार मुख्य परीक्षा में प्रश्न भी पूछे जाते हैं और कई बार अंबेडकर जी के ऊपर भी सवाल पूछा जाता है कि अंबेडकर भी अछूतोद्धार के लिए, अनटचेबिलिटी को हटाने के लिए उन्होंने भी लगातार प्रयास किया था, गांधी जी ने भी लगातार प्रयास किया था। यहाँ पर दोनों में क्या अंतर है और जो गांधी जी हैं और जो अंबेडकर जी हैं दोनों के बीच में मतभेद क्या होता है? तो अंबेडकर का कहना है कि गांधी जी आप ऊपर ऊपर खाली धूल उड़ाते हुए चलते हैं, आप यहां पर व्यवस्था में बदलाव नहीं करते। आप कहते हैं कि सभी लोग समान हो जाओ, भला ये समाज सभी लोग समान होने ही नहीं देगा। अगर ऐसा होना होता तो कब का यह समाज समान हो चुका होता। आप चूंकि दर्द नहीं समझते हैं, आप ऊंची जाति में आपने जन्म लिया है तो अछूतों का दर्द आप नहीं समझ सकते हैं, मैं ये गारंटी के साथ कहता हूं। यहां कहने का अर्थ यह होता है कि जो मैं कह रहा था कि संस्कृत ग्रंथ हमेशा क्या लिखेगा? ऊपरी वर्ग का, जो उच्च वर्ग है उसकी बात कर रहा होगा और निम्न वर्ग की बात उस रूप में नहीं करेगा जैसा कि पाली और प्राकृत ग्रंथ करेगा। यहां पर इसका एक दोष निकल जाता है। इन भारतविदों ने संस्कृत ग्रंथों के आधार पर भारत अथवा भारतीय परंपराओं का विश्लेषण किया तथा इसके कायल हो गए, तथा इसके क्या हो जाते हैं? इसके प्रशंसक बनते चले गए। किया तथा इसके क्या हो जाते हैं? तथा इसके प्रशंसक बन गए, इसके प्रशंसक बन गए, प्रशंसक बन गए। इन्होंने कहा प्रशंसक बन गए। इन्होंने कहा करे भारतीय परंपरा तो बहुत जबरदस्त है भाई, इससे बढ़िया तो कोई परंपरा हो नहीं सकती है। यहाँ पर चारों तरफ समृद्धि का काल है, यहाँ पर नृत्य हो रहा है, गान हो रहा है, बड़े बड़े राजभवन बने हुए हैं, राजभवन में समृद्धि लगी हुई है, समृद्धि छाई हुई है, चारों तरफ सुख ही सुख है। तो भारत से बढ़िया परंपरा तो कहीं हो ही नहीं सकती है, क्योंकि यह उस परंपरा से बिलोंग करता था जो आप खास करके ब्रिटेन के इतिहास को पढ़ेंगे या यूरोप के इतिहास के निर्माण को पढ़ेंगे, विश्व इतिहास वाले में मेरे साथ ही पढ़ेंगे, तो मैं बताऊंगा कि जिस समय भारत सभ्य हो चुका था उस समय यूरोप सभ्य होने की स्थिति में था। अभी वहां पर सभ्यता का प्रसार उस रूप में नहीं हुआ था। यद्यपि यह मत समझिएगा कि यहां हुआ वहां हुआ, सभ्यता का जो विस्तार होता है सभी जगह अलग अलग रूपों में होता है। लेकिन जिस प्रकार की मानसिकता या जो हमने अवधारणा पहले विकसित कर ली थी वैसा यूरोप में नहीं मिलता है। कैसे उदाहरण हम लोग देते हैं कि ब्रिटेन के लोग कहते हैं कि भारत में लोकतंत्र नहीं है, या भारत में के क्षेत्र हैं वहां क्षेत्रीय एकता नहीं। जैसे आप आधुनिक भारत पढ़ेंगे वहां पर आपको क्या कहा जाता है? यही कहा जाता है ना, जब स्वतंत्र हो रहा था भारत, कह रहा था कि भारत कभी भी एक देश रहा ही नहीं, यह देश तो हमेशा विखंडित रहा है। ये किसके द्वारा स्थापित की गई अवधारणा? ब्रिटिशों के द्वारा। लेकिन आप यह मानिए कि खुद ब्रिटेन 4 भागों में बटा हुआ है और चारों भागों को उसने जीत करके मिलाया है, बिना जीते हुए कोई 1-2 भाग नहीं मिला है। और भारत में देखिएगा कि सब भाग अपने आप मिलते चला गया, चाहे उसमें सरदार पटेल की ही कूटनीति को ही क्यों ना आप योगदान दें। लेकिन कुछ प्रवृत्ति तो ऐसी थी कि सरदार पटेल की कूटनीति सफल हो गई, यानी एक होने की प्रवृत्ति रही, तभी तो बिना अभियान किए ही, बिना सैन्य अभियान किए ही भारत एक होता चला गया और अभी तक भारत एक है। कोई भी राज्य या कोई भी व्यक्ति अगर भारत को तोड़ने की बात करता है तो क्या उसको अच्छा माना जाता है? नहीं माना जाता है। यह प्रवृत्ति हमारे लिए सदैव से विद्यमान थी। ये लोग क्या कहते हैं कि नहीं, भारत एक नहीं हो सकता है। तो हमने क्या देखा कि इसके प्रशंसक बनते चले गए। इन भारतविदों ने संस्कृत ग्रंथों के आधार पर भारत अथवा भारतीय परंपराओं का विश्लेषण किया तथा इसके ये घनघोर प्रशंसक बनते चले गए। और इन्होंने क्या कहा? इन्होंने स्पष्ट किया, इन्होंने निष्कर्ष प्राप्त किया कि जो भारतीय ग्रंथों में, इन्होंने निष्कर्ष प्राप्त किया इन ग्रंथों का अध्ययन कर इन्होंने क्या किया? इन्होंने निष्कर्ष प्राप्त किया कि भारतीय परंपरा क्या है? भारतीय परंपरा समकालीन सभ्यता में, भारतीय परंपरा क्या है? परंपरा समकालीन सभ्यताओं में क्या है? सभ्यताओं में एक श्रेष्ठ परंपरा है। सभ्यताओं में एक श्रेष्ठ परंपरा है।
परंपरा। इन्होंने कह दिया कि भारत में तो भाई किसी प्रकार की सुधार की जरूरत नहीं है, यहां पर जो व्यवस्था लागू की जाए वो भारतीय परंपरा के हिसाब से ही लागू किया जाए। इन्होंने जो सामाजिक तनाव था, जिसको कि बाद में मार्क्सवादियों ने उभार करके लाया और दिखाया कि जो आप अध्ययन कर रहे हैं वह बहुत छद्म अध्ययन है, आपने ऊपर ऊपर खाली देख लिया, आपने देखा ही नहीं कि समाज का जो निचला तबका है वह किस प्रकार से दरिद्रता के चंगुल में फंसा हुआ है। इवन जबकि आप गुप्त काल की भी बात करते हैं, जब हम गुप्त काल को स्वर्ण युग कहते हैं, तब भी मार्क्सवादियों ने कहा कि नहीं, यह स्वर्ण युग अवधारणा एक तरह से मिथक है। इन ग्रंथों का अध्ययन कर इन्होंने निष्कर्ष प्राप्त किया कि यह परंपरा समकालीन सभ्यताओं में एक श्रेष्ठ परंपरा है। हालांकि क्या होता है यहां पर, इसी क्रम में क्या था, इसी क्रम में इन्होंने भारतीय तथा यूरोपीय मूल स्थान के एक होने, इसको भी लिख दीजिएगा, इसी क्रम में भारतविदों ने, इसी क्रम में भारतविदों ने क्या कर दिया, भारतविदों ने भारतीय तथा यूरोपीय मूल स्थानों के एक होने की परंपरा विकसित की। मूल स्थानों के एक होने तथा दोनों की परंपराओं तथा भाषाओं के समानता की बात कर दी। समानता की बात की। इन्होंने कहा कि भाई यहां यूरोप और भारत दोनों एक जैसी परंपरा है। यह नहीं कह रहा कि भारत की परंपरा यूरोप से ज्यादा बलिष्ठ है, बल्कि अपनी परंपरा को यहां पर एक तरह से थोपना चाह रहा है, अपनी परंपरा को भी इसके साथ जोड़ना चाह रहा है और कह रहा है कि भारत और यूरोप की परंपरा एक जैसी है। अगर दोनों ग्रंथों का अध्ययन करें तो ग्रंथों का अध्ययन करेंगे तो दोनों की भाषाएं लगभग समान होंगी। जैसे हम उदाहरण के तौर पर कहते हैं पितृ, यानी पितृ का मतलब क्या होगा, पिता, यानी पितृपक्ष, पिता का पक्ष हो जाएगा। तो वहां पर पैटर शब्द से उसका उल्लेख कर दिया कि वहां पर पैटर शब्द होता है और संस्कृत में हमने देखा पितृ शब्द उल्लेख होता है। ये सब सारी बातें एक तरह से जबरन थोपी जाती है, जबरन आपके मन में बिठाई जाती है। इतिहास लेखन की समस्या तो है, भारतीय इतिहास में इतिहास लेखन की समस्या बड़ी गंभीर है और ये बातें हमारे मन में इस प्रकार से बिठा दी गई है जिसके बारे में एकदम से क्लियरिटी नहीं हो पाती है। और जो बच्चा अभी नया तैयारी कर रहा है उनके लिए यह और भी ज़्यादा जटिल हो जाता है। मैं यहाँ पर आपको समय दे रहा हो या लिख करके चल रहा हो, इसका मतलब होगा कि आपका नोट्स भी बनता जाएगा और सारी बातों को, जो गूढ़ बातें हैं, उसको आप समझते भी चलेंगे मेरे साथ। यह प्रक्रिया लगातार चालू रहेगी जब तक क्लास लेंगे, ये प्रक्रिया मैं जरूर रखूंगा। मैं आशा करता हूं कि सभी बच्चों को इस प्रक्रिया में ज्यादा अच्छा रहेगा, कंफर्ट फील करेंगे। और एक प्रकार से जो ऑफलाइन की बात आप कर रहे थे वह ऑफलाइन की बात आप नहीं करेंगे, क्योंकि यह ऑफलाइन से बढ़िया नोट्स आपका बना करके दे जाएगा और जितना समय मैं व्याख्या में दे रहा हूं उतना आपके लिए पर्याप्त होना चाहिए। आप भी सवाल पूछना चाहते हैं बेशक पूछते चले जाएंगे। हमने क्या देखा कि उन्होंने कहा कि यह दोनों परंपराएं तो एक ही है और यहां पर हमने क्या देखा कि एक प्रकार से कि दोनों भाषाओं की समानता की बात की, दोनों परंपराओं की समानता की बात की। इन्होंने क्या कहा, यहां पर इन्होंने संस्कृत ग्रंथों के आधार पर इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने संस्कृत ग्रंथों के आधार पर क्या कर दिया, आधार पर एक खुशहाल ग्राम्य समाज की परिकल्पना की तथा किसी भी प्रकार के तनाव को क्या होता है, तनाव को नजरअंदाज किया। किसी भी प्रकार के तनाव को क्या कर दिया, नजरअंदाज कर दिया। बोला कि यहां पर तो भाई गांव में कोई दिक्कत नहीं है, जो गांव है, जो सबसे शासन की निचली इकाई है, वहां पर कई बार उदाहरण भी इन्होंने दिया कि जैसे ग्रामीण क्षेत्र में देखेंगे कि प्राचीन भारत में ग्रामीण क्षेत्र में आपको बहुत अधिक नहीं दिखाई देगा तनाव। तनाव का मतलब होता है कि अगर राजा के खिलाफ विद्रोह प्रारंभ हो रहा है तो मानेंगे कि वहां पर तनाव हो रहा है। जैसे आप देखेंगे कि पाल शासक की चर्चा जब मैं कर रहा हूंगा तो बताऊंगा कि पाल शासन में किस प्रकार से यहां पर कैवर्त विद्रोह उभरा था, या अन्य बाद के काल में, चोलों के काल में के बाद में देखते हैं कि आप किसानों के विद्रोह होते हैं, खास करके आप मध्यकालीन भारत में देखेंगे किसानों के लगातार विद्रोह होते रहे थे। ऐसा विद्रोह आपको
प्राचीन भारत में दिखाई नहीं देता, ऐसा इन्होंने साबित करने की कोशिश की। इन्होंने यह नहीं देखा कि हो सकता है कि ऐसे विद्रोह का चित्रण ही नहीं हुआ हो लेकिन संस्कृत ग्रंथों में, लेकिन इन्होंने कहा कि यहां पर कोई तनाव नहीं है, सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ टकाटक है और भारतीय परंपरा सर्वश्रेष्ठ है। इसी परंपरा के साथ हमें भी आगे बढ़ना चाहिए। यहां पर क्या होगा, यहां पर कह दिया कि आगे क्या होता है कि यहां से भारत में कोई परेशानी का सामना नहीं है, सब कुछ बढ़िया बढ़िया है। यहां पर हमने एक चीज देखा, आगे क्या होता है। हालांकि भारत विदों को क्या होता है, भारत विदों की बातों को अक्षरशः स्वीकार करना क्या होता है, अक्षरशः स्वीकार करना मुश्किल प्रतीत होता है। स्वीकार करना मुश्किल प्रतीत होता है क्योंकि वस्तुतः इन्होंने क्या किया, इन्होंने ग्रामीण या निचले तबके की समस्या को, निचले तबकों के असंतोष को अपनी लेखनी में स्थान नहीं दिया, अपनी लेखनी में स्थान नहीं दिया था जो कि तत्कालीन भारत की वास्तविकता थी। तत्कालीन भारत की वास्तविकता थी। जैसे आप ये क्यों कहते हैं कि तत्कालीन भारत की वास्तविकता होगी और निचले तबकों के असंतोष को आपने स्थान नहीं दिया? आपको याद होगा कि जैसे चंद्रगुप्त मौर्य का काल हम देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आप जानते हैं कि वह आगे चल करके जैन धर्म को अपना लेता है और शलेखना विधि से अपने शरीर का भी त्याग कर देता है। आपको याद होगा कि जैन धर्म अपनाने से पहले जब वह एक प्रकार से भद्रबाहु के साथ दक्षिण भारत जा रहा था, उस समय मगध में एक भयानक सा अकाल पड़ा हुआ था। जबकि हम चंद्रगुप्त मौर्य के महास्थान और सहगौरा ताम्रपत्र को भी देखते हैं, उससे भी पता चलता है कि भारत में अकाल पड़ा हुआ था। तो अब बताइए कि जिस भारत में अकाल पड़ता हो, अकाल पड़ने के बाद क्या वहां के गरीबों की या किसानों की स्थिति अच्छी रहती होगी, ये कहना संभव है? तो बिल्कुल भी संभव नहीं है। ऐसे एक उदाहरण नहीं, मैंने तो केवल एक उदाहरण आपको बताया, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिसके आधार पर यह आप जान सकते हैं कि ये जो बातें कही जा रही है कि उसने निचले तबकों को, खास करके ग्रामीण क्षेत्र की समस्याओं को उठाना उचित नहीं समझा या अपनी समझ विकसित नहीं कर पाए। यहां से बातें आप साबित कर सकते हैं। आगे क्या होता है कि तत्कालीन भारत की वास्तविकता थी। आगे इसी बात को क्या होता है, आगे इसी तथ्यों के आधार पर या इन्हीं तथ्यों के आधार पर कर दीजिए, क्योंकि यहां पर बहुवचन हो रहा है तो ऐसे कर सकते हैं। इन्हीं तथ्यों के आधार पर क्या होता है, आधार पर कालांतर में विकसित हुए उपयोगितावादी विचारधारा ने क्या होता है, धारा ने प्राच्यविदों की विचारधारा को चुनौती दी। आगे चल करके हम देखते हैं कि यूरोप में एक विचारधारा उत्पन्न होती है जिसको हम कहते हैं उपयोगितावादी विचारधारा, जिसको हम कहते हैं यूटिलिटेरियन कहते हैं। विचारधारा को यहां पर चुनौती प्रदान कर दी, चुनौती दी। यहां पर क्या होता है, यहां पर उपयोगितावादी विचारधारा ने यहां पर चुनौती उत्पन्न कर दी। यानी जो पहले हमने देखा प्राच्यविद है, इंडो जॉनिस्ट है यानी भारतविद है या ओरिएंटलिस्ट है, उन्होंने भारत की व्याख्या एक सरल तरीके से की। सरल तरीके से कि उन्होंने जो संस्कृत ग्रंथ पढ़े उसके आधार पर उन्होंने एक सामान्य सा निष्कर्ष निकाल लिया कि भारत सब कुछ बढ़िया है, भारत में कहीं कोई परेशानी नहीं। लेकिन हकीकत में वह भारत की व्याख्या नहीं कर पाया और अपने हिसाब से उसने यहां पर व्याख्या की। होता क्या है कि जो भारतविद हैं यानी ओरिएंटलिस्ट हैं, चाहे मैक्स मुलर को लीजिए, चाहे आप विलियम जोन्स को लीजिए, एक प्रकार से आदर्श लोक की दुनिया में ये रहते हैं। एक प्रकार से जिस परंपरा से ये बिलोंग करते थे ब्रिटेन में, वहां पर एक आदर्श लोक की परिकल्पना इन्हें अपनी तरफ आकर्षित करती थी। इनको समाज में बुराई नजर नहीं आती थी,
इनको लगता था कि सब ठीक है, अरे थोड़ी बहुत बुराई तो समाज में होती है, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ अच्छा ही अच्छा रहेगा। उस आदर्श लोक की परिकल्पना के कारण इसने एक प्रकार से गलत परिणाम प्राप्त कर लिया था। इसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के क्लास को क्या करेंगे, यहीं पर इंड करेंगे। और ये जो पीडीएफ मैंने बनाया हुआ है, ये सारा पीडीएफ आपको मिलने वाला है। सब कुछ मैं आपको यहां पर हैंड ओवर कर दूंगा ताकि आप यहां पर लिख सके, अपने नोट्स को बना सके। और कोई भी दिक्कत होती है तो आप मुझसे सीधा सीधा संपर्क करेंगे। 1-2 दिन के अंदर मैं सारी प्रक्रिया आपके लिए स्टैब्लिश कर देता हूं कि आप कैसे मुझसे सीधा सवाल कर सकते हैं। सीधा का मतलब होता है कि कोई अगर मैंने लिखने के लिए कुछ दिया या मैंने कहा कि ये चीज आप लिख करके रखें, चूंकि मैं लगातार मॉनिटर करता रहूंगा कि आपका किस प्रकार से आपकी तैयारी चल रही है, नहीं चल रही है। मुझे यहां पर रिजल्ट चाहिए। मेरे बच्चे ध्यान रखेंगे कि यहां पर अगर रिजल्ट नहीं आता है तो ये जो प्रयास चल रहा है ना, यह प्रयास बहुत फायदेमंद नहीं होगा। मुझे हर हालत में रिजल्ट चाहिए। और चूंकि यह हिस्ट्री के लिए रिनॉन्ड प्लेटफॉर्म है, यहां पर हिस्ट्री विषय में चाहे पीटी हो चाहे मेंस हो, हर प्रकार के आपको हर प्रकार की सुविधा देने का प्रयत्न मैं करूंगा। मैं भी अब चूंकि इस प्लेटफॉर्म से जुड़ रहा हूं, मणिकांत सर गुरु ही है, तो इनके साथ जुड़ने का सौभाग्य मिल रहा है। तो मैं चाहूंगा कि अपार्ट उनके जितना वो बेहतरीन चीज दे रहे हैं, उनके बाद कुछ हो सकता है तो मेरे द्वारा भी आप प्राप्त करें और बहुत बेहतर तरीके से प्राप्त करें। आशा करता हूं कि आज की क्लास आप समझ पाए होंगे बेहतर तरीके से। और कोई भी सवाल अगर रहता है तो चाहे आप लोग ऑफलाइन कमेंट बॉक्स में भी जाकर के लिख सकते हैं और मुझे यहां पर बता भी सकते हैं। आज की क्लास को लेकिन यही एंड करेंगे। चलिए, हाँ, आज सोहनलाल शुरू करेंगे। जितने भी बच्चे जुड़ रहे हैं सभी इस चीज को शुरू करेंगे। पेड कोर्स का फी क्या है ये आपको बता दिया गया है। और मैं आशा करता हूं कि अगर कोई भी दिक्कत बचती है, कोई भी समस्याएं बचती है, आप मुझे फिर से लिख करके बता सकते हैं। ऑफलाइन कमेंट बॉक्स में भी कर दें। फिर आपके लिए जो बच्चे पेड हो चुके हैं, 2-3 क्लास आपकी यूट्यूब पर चलनी है, उसके बाद सारी क्लास आपकी एप्लीकेशन पर चली जाएगी। आज के लिए फिर इजाजत देंगे। बाय, टेक केयर एंड थैंक यू वेरी मच। लगातार मैं मिलता रहूंगा, कल भी मिलता हूं 11:30 में। तब तक के लिए इजाजत देंगे। बाय, टेक केयर।